स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, भारतीय बाजार कोशिश जरूर की इसने कुछ रिकवरी दिखाने की, लेकिन ऊपरी लेवल से एक बार फिर ये सरकता हुआ और ठीक उस लेवल पर आ गया है जो आज सुबह में बार बार कहा जा रहा था कि एक क्रूशियल लेवल है 22,125 के स्तर इंडेक्स पे। और निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज दिन भर वो सेल साइड की पोजीशन कायम है। कल वैसे भी 790 पॉइंट टूटे थे, आज फिर 300 पॉइंट तक का नुकसान। तो दो ट्रेडिंग सेशंस में आप गौर करिएगा 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक ने ऐसे ही गवा दिए हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगी तैयारी आज क्लोजिंग की, कंसिडरिंग आज निफ्टी फाइनेंशियल और दोनों निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी? बिल्कुल हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी पे मेरी सुबह क्लियर अप्रोच थी कि इट्स अ सेल एंड सेल ऑन इस मार्केट, बट एप्रोप्रिएट लेवल मिलनी चाहिए आपको सेल के लिए। हमने डाउन साइड पे दो लेवल्स को तय किया था आज। वो था पहला, मॉर्निंग की पेज दिखाइएगा बेस की, और वो था करीब करीब 22,187 की ट्रैजेक्टरी, लेकिन वो जा रही थी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग ये कह रही थी कि वो सिंक हो जाएगा, वो निकल गया। फिर मैंने जो दूसरा लास्ट टारगेट लिया था आज के लिए वो था 22,111। दैट वाज आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बात यही हुई थी कि इस जोन पे आपको शॉर्ट्स के टारगेट रखने हैं। शॉर्ट्स के टारगेट वो होते हैं जो कि एक पुल बैक जोन होते हैं, वहीं से पुल बैक आया। पर आपको याद होगा 9:15 पे, 10:30 पे और 9:30 पे, 9:45 पे मैंने अपनी समरी पे कहा था कि शॉर्ट हमें हायर लेवल्स पे करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए। कल का पुट राइटर्स का जोन था 22,200, और जब वो एक बार टूट गया तो अब वो कॉल राइटर्स का जोन बन गया। तो जरा सा पुल बैक आया, वहां से फिर सिंक हुआ। इंट्राडे में दूसरी बार इसने एक बार फिर से छुआ लोअर लेवल्स को। और मेरी मॉर्निंग की कमेंट्री 7 बजे की भी और 8 बजे की आप देख लीजिएगा, यही कहा था कि 22,111 यानी 50 डे मा, और वो वायलेट हुआ तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन 22,050 वो आएगा। आज का इंट्राडे लो था 22,075 का, वहां से एक पुल बैक आया है। अभी मैं आपको इस वक्त के स्टैट्स को दिखाता हूं हर्षदा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गुरुवार को एक्सपायरी है और 3 बड़े क्रिटिकल नंबर्स आने हैं उस दिन। टीसीएस डे लो पर है, आईटी डे लो पर है। निफ्टी आईटी ने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वायलेट कर दिया है। इंट्राडे में आपको क्लियरली विजिबल है इस स्क्रीन पे फिगर जो सबसे बड़ी है, दैट्स 22,200। 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 92 लाख से जुड़े हैं। कल का पुट राइटर आज का कॉल राइटर्स का जोन बन चुका है, और उसके बाद तो कॉल राइटर्स की झड़ी लगी हुई है। 68 लाख 22,300 पे, 22,400 पे, लगभग 71 लाख। पुट राइटर्स को अगर आप देखें हर्षदा, तो यहाँ पे 22,200 पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। 22,100 करीब 63 लाख, और 22,000 पे गलती से अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 बार डाल दी गई है। करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1 करोड़ के आसपास का आउटस्टैंडिंग वाई होगा। मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि आज के लिए हमारा चैनल हो गया है 22,220 और नीचे करीब करीब 22,060 का। अभी ये पुल बैक जो अभी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये माइट भी आपको एक बार फिर से इंट्राडे हाई पे ले आ सकता है। 22,180, 22,210 ये वहां तक जा सकता है, उसके बाद तय करेंगे। ठीक है, ये सेट्स यही कर रहे हैं, इसी रेंज में ट्रेड करना है आपको। 22,060 और ऊपर की तरफ 22,210, 220। 220 कटता है तो 22,220 कटता है तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स हायर एजेस मिल सकता है, और वो क्या हो सकते हैं? 22,280, 310, 350। बट वो पहला जो कल का बेस था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। आज का इंट्राडे हाई वही है, तो उस पे नजर रखेंगे एज ऑफ नाउ। लेट्स फोकस ऑन 22,221। निफ्टी बैंक हर्षदा, सुबह से इसने मल्टीपल अटेम्प्ट किए 47,500, 550 की ट्रेजेक्टरी को पार करने में, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, दैट इज HDFC बैंक। जरा प्लीज एक बार डायरेक्टर साहब HDFC बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC बैंक ने 1502 के लेवल पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल निफ्टी बैंक अभी तक इस अपनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज सुबह हमने टारगेट्स क्या फिक्स किए थे यहाँ पर कि निफ्टी बैंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 47,200, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली वहीं से लो लगा के आया, वहीं से पुल बैक आया। अगर मुझे क्लोजिंग में कोई ट्रेड नजर आ रहा है हर्षदा, तो वो एक ही है, दैट्स कॉल्ड अ एक्सपायरी रेटेड स्विंग, और वो आएगा 47,550 और 580 के ऊपर ही। एज ऑफ नाउ नो,
47,580 या फिर 47,550 इसके ऊपर एक टिक है तो स्विंग दे सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का टिक बाय टिक देखिएगा डे हाई पर आ गया है। मैं आपको ऑप्शंस के सेट्स दिखाता हूं इस वक्त के। देखिए, मैं आपको 3 कॉल्स दिखाऊंगा इस वक्त बाय ये 47,500, 47,600, 47,700, इन 3 स्ट्राइक्स को देखिएगा और इन 3 स्ट्राइक्स पर आप आउटस्टैंडिंग वाई को देखिएगा। जिसने सुबह से ग्रिप ले रखी है 47,500 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़ का है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 22 लाख कॉल आज इंट्राडे में जुड़ी है। 76 लाख 47,600 पे। उसके बाद कॉल राइटर्स कंफर्टेबल हैं, कोई बड़े अगर आप देखें कॉल राइटिंग नहीं हुई है। और नीचे 47,400 पे, 47,300 पे, 47,200 पे ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है हर्षदा कि फॉर द डे एक्सपायरी डे के लिए वर्स्ट निफ्टी बैंक देख चुका है एट 47,200, एट 47,300। अब जो रह जाता है वो है एक्सपायरी स्विंग। वो तभी आएगा अगर बैंक निफ्टी, मतलब जब आप बात करते हैं ना एक डायरेक्शनल ट्रेड की सेंस क्या बनती है, वो तभी आएगा जब 47,580, 550 कट जाएगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट ए स्विंग ऑफ आई थिंक 150 to 200 पॉइंट्स, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर डायरेक्शनल ट्रेड का सवाल है तो वो सिर्फ 580 के ऊपर आएगा। अदरवाइज ये सारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इसको कहीं ना कहीं 47,400, 380 या फिर 450 के आसपास एक्सपायरी में ले जाएंगे। हर्षदा। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक की रणनीति। लेकिन मार्केट में आज जो बड़ा एक्शन तेजी और मंदी की तरफ कुछ स्टॉक्स की बदौलत आया है वो आपकी स्क्रीन पर मैं रख देती हूँ। कंसिडरिंग मार्केट का पूरा फुटप्रिंट आज मंदी की तरफ बैठ रहा है। बिकवाली वाले ट्रेड्स में आज आईटी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है। एलटीआई माइंडट्री लगातार बड़े एग्जिट्स के चलते वो स्टॉक आज 3% नीचे है। साथ ही साथ इन्फोसिस नतीजों से पहले यहाँ पर 3.5% तक की गिरावट दिखा रहा है। विप्रो में 2% का नुकसान। इंडसइंड बैंक दिग्गजों में शामिल है जहां पर गिरावट देखने को मिली है। मेट्रोपोलिस हेल्थ, कोफोर्ज, पीएनबी, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड में। लेकिन तेजी कहां हुई है तो आयशा मोटर्स सुबह से ही 3% के गेन्स होल्ड कर रहा है। 284 पर पहुंचा है अब आज ओएनजीसी, 1.5% का इजाफा। डीवीज लैब और टाइटन ये वो स्टॉक्स है जहां पर सुबह में आइडेंटिफाई हुए थे ओपनिंग के बाद और अपने मोमेंटम को ये कायम रख पाए हैं। लेकर आइएगा मिड कैप साइड पर क्या कुछ हुआ है। एक्साइड 8% के गेन्स पर, एचडीएफसी एएमसी में 3% का इजाफा। मदरसन वायरिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स है जो क्लियरली पूरे फॉर्म में आए हैं। यहाँ पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो इन सब पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, जानेंगे हमारे जानकारों से उनको क्या पसंद आ रहा है नए ट्रेड के लिहाज से। इस बीच हमारे जानकारों का पैनल तैयार है आपको सलाह देने के लिए। फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी हैं, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, अमित सेठ, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान से होगी बातचीत। 2:15 पर किन स्टॉक्स में कितना बड़ा एक्शन, आज बजिंग क्या है, मार्केट को क्या कुछ पसंद आया है खबरों के लिहाज से, उसका एक रिकैप यतिन देंगे। 2:30 पर वोडाफोन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यतिन के जरिए ही आपके सामने होगी पेश। इन्फोसिस जिसके नतीजे आएंगे थर्सडे को, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। 2:45 पर आशीष इससे पर्दा उठाएंगे और फिर सुमित से भी बातचीत होगी क्योंकि थर्सडे का दिन इंपॉर्टेंट है बजाज ऑटो और एचडीएफसी लाइफ के लिए भी। चौथी तिमाही के नतीजे ये दोनों कंपनियां भी पेश करने वाली हैं। 2:50 पर आज हमारे साथ इनवेसेट पीएमएस के पार्टनर और हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग हैं। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का जायजा, फिर बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा अपने जहन में 2:09 से लेकर 3:10 के बीच में थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर दिस आई थिंक 1.5 आवर सेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 47,580। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रकाश गाबा सर से पहला ट्रेड पिक करते हैं। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। ट्रेड है लॉन्ग साइड और वो है ऑरोबिंदो फार्मा। ट्रेड कर रहा है 1111 पे, टॉप होगा 1100 का 11 रुपए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 1135, 1135 का टारगेट हो ऑरोबिंदो फार्मा। प्रो फार्मा में एक ट्रेड तेजी का गावा साहब दे रहे हैं। मानस आपका ट्रेड? आस्था जी मेरा ट्रेड एक सेल रिकमेंडेशन है और आईटी स्पेस पे ही मेरा ध्यान है। तो विप्रो पे एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर अभी भी करीब 20-25 रुपए का डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है।
तो विप्रो में के फ्यूचर में बिकवाली करनी है, 456 का स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 437 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं विप्रो के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी पुट ऑप्शन 450 वाला जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन के लिए 18 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, विप्रो पूरा आईटी बेहद ही खराब परिस्थिति में 33,667 ये निफ्टी आईटी का स्तर है। निफ्टी आईटी अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मेरे ख्याल से जुलाई 2023 के बाद अब ये आ रहा है, मतलब टेक्निकली तो शायद नवंबर के बाद आपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही खराब परिस्थिति निफ्टी आईटी के लिए। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा दीपक नाइट्रेट। केमिकल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रहा है और दीपक नाइट्रेट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में स्टॉक ने अपना टेंडेमा टेस्ट किया था और वापस एक अपना रिज्यूम कर रहा ट्रेंड, कल के हाई के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रेंथ है अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो। 2347 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 2310 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 2400 और 2425 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दीपक नाइट्रेट में एक तेजी वाला ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। जतिन, आफ्टरनून, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड पकड़ेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक तेजी के साथ जाना चाहेंगे, कंसिडरिंग 3 दिनों का एक फॉल जो हमने देख लिया है, उसके बाद हम एक थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो तेजी के साइड का ट्रेड रहेगा। ट्रेड रहेगा एसबीआई कार्ड्स में। तो 3 दिनों का एक जो फॉल हुआ था वो कहीं ना कहीं 720 के रेंज में आके थम गया है। वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पैरामीटर्स है इन दी फॉर्म ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, और साथ ही साथ में क्रूशियल 40 डे एवरेज भी है। तो मेरे को लगता है कि एसबीआई कार्ड में करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है ऊपर में। तो एसबीआई कार्ड्स पे लॉन्ग रहेगा, 708 का स्टॉप लॉस होगा और 776 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 776 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका तेजी का बन रहा है। एसबीआई कार्ड काफी दिनों बाद इसका जिक्र हो रहा है, करीब 1% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए इस दोपहर कहाँ पर नजरें, क्या ट्रेड लेंगे? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो 2 पिलर्स है मार्केट के जहाँ पे अर्निंग्स काफी मजबूत रह सकती है, इज कैपिटल गुड्स और इंफ्रा। तो ये 2 सेगमेंट्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट्स पे तो इंडिया में हम देखते हैं ईपीएस आरएस रेटिंग्स कैसी है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कैसी है, और क्या अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो पाएगी लुकिंग एट हिस्टोरिकल अर्निंग्स एवरेजेस एज वेल। इसको मद्देनजर रखते हुए लीडरशिप स्टॉक से हमारा हमेशा फोकस रहता है एज पर आवर सिस्टम, और इसलिए आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो ये आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। 2-3 चीजें, एक ऑर्डर बुक बेहतरीन तो है ही, बट एग्जीक्यूशन इज इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। दूसरा आई थिंक जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें हाइड्रोकार्बन रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे वृद्धि अच्छी खासी देखने मिल सकती है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट बट डोमेस्टिक मार्केट से भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दीज ऑर्डर्स विल इंक्रीमेंटली एड significantly in terms of the margin profile, और कहीं ना कहीं अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो हम बैलेंस शीट पैरामीटर्स देखते हैं, वर्किंग कैपिटल हो, एक्सपेक्टेड आरओईज हो, ये शायद थोड़े स्टेबल दिखने लग जाए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ये रिफ्लेक्ट होगी आरओईज के ऊपर। अगेन द डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक दैट दे प्रोबेबली पोजेस एक बहुत बड़ी चीज है। ये क्वार्टर ऑब्वियसली जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन नॉर्म्स, ऑर्डर इनफ्लो शायद थम जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक पोस्ट इलेक्शंस अच्छी खासी आई थिंक ऑर्डर बुक और टेंडरिंग वापस स्टार्ट हो सकती है, एंड एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली विल रिमेन वेरी वेरी स्ट्रांग। तो हमें लगता है आई थिंक दिग्गज जैसे एलएनटी पे जरूर नजर रहनी चाहिए, ये आपके वॉच लिस्ट में जरूर रहनी चाहिए। अच्छा मयूरेश, एक बात बताइएगा, ये एक्साइड में जो महज 2 सेशंस में ये मूव आया है, आई मीन 28 मार्च को इसका भाव था 306, नाउ इट्स 437। पहले तो आपका एग्जैक्टली जो हुंडई के साथ और किया फोर्ज के साथ जो करार था वो, उसके बाद एलन मस्क की भारत यात्रा में के बाद जो इस स्पेस में सडनली एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, अब ये स्टॉक एक्साइड सिंगल हेडेडली आई थिंक इस पूरे स्पेस को लीड करता हुआ। एक बार अमर राजा बैटरीज भी रखेगा स्क्रीन पे, उसको भी देखते हैं। इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को पिछले 3-4 सेशन के आपको कैसे
मतलब इसको इसको प्ले करना चाहिए, इसको होल्ड करें अभी या एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर लें? आपका सेंस क्या कहता है? स्पेशली जो शार्पेस्ट मूव है वो हमारा ये एक्साइड में है, इस पर आपका टेक? तो विजय, आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस स्टॉक काफी बार आपके चैनल्स पे लगभग 1.5-2 महीने पहले, एंड वी कंटिन्यू होल्डिंग दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियोज। 3-4 तथ्य आपके सामने मैं रखता हूँ। पहली चीज, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी इसमें अगर आप लोअर लेवल से हैं तो बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, आई थिंक जो ट्रिगर्स हैं दोनों स्टॉक के लिए, पहली चीज आई थिंक जो करार हुए हैं Hyundai और Kia के साथ ईवी सेल्स के लिए, they are developing technologies, both Exide and Amara Raja. Exide 6 gigawatt hours डाल रही है, Amara Raja is also getting in an equal amount of capacity addition. जहाँ तक EV cells और lithium ion batteries की capacities हुई, obviously जो technical support ये ले रहे हैं दोनों companies will ensure कि जब ये बैटरीज मैन्युफैक्चर होके निकलती है in the next few quarters, they will not only service the domestic EV market, but एक ग्लोबल मार्केट की सर्विसिंग भी होगी जो ये 2 ऑर्डर से आ रहे हैं। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज विच इज एक्सपेक्टेड, जो हम लॉन्चेस की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज अ ह्यूज $multi-billion अपॉर्चुनिटी ये दोनों प्लेयर्स के लिए। नए प्लेयर्स को ये बिजनेस में आना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि कैपेसिटीज एक बार के लिए आप केपेक्स डाल के बना सकते हो, बट जो एक्सपर्टीज लगती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, आफ्टर सेल सर्विस लगती है, ये बनाना आसान नहीं है। इसलिए इनके पास जो एक नीश एडवांटेज है या एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज या एक ड्यूओपोली आप कह सकते हैं विद द ऑर्गेनाइज्ड बैटरी स्पेस, ये सब्सटेंशियली हाई। तीसरा, इनकी बिजनेस मॉडल भी परफेक्टली हेज्ड है। ऑटोमोबाइल्स आर अराउंड 60-65% और इंडस्ट्रियल्स अकाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऑटो स्लो डाउन होता है या डिले होता है, डिफर होता है, तो इंडस्ट्रियल्स प्रोबेबली टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। और रिप्लेसमेंट मार्केट में जो मार्जिन इनके पास रहती है ये तो बरकरार ही रहती है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस शीट के हिसाब से एक्सट्रीमली गुड एंड रोबस्ट बैलेंस शीट्स बोथ द कंपनीज प्रेजेंट। इनफैक्ट एक्साइड के पास एक ऑप्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ द HDFC लाइफ स्टेक, तो जितनी भी ये केपेक्स डाल रहे हैं प्लांट खड़ी करने के लिए और इंक्रीमेंटल केपेक्स जो होगा 6 गीगावाट आवर्स का, ये शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेक सेल करके बिल्कुल लेवरेज बढ़ाने की या बिल्कुल लेवरेज बढ़ नहीं सकता इनके बुक्स के ऊपर। तो काफी कुछ ट्रिगर्स है, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे एंड बायस्ड एज वेल। में हमने देखा है बहुत तगड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 36% का इजाफा पिछले कुछ महीनों में एक्साइड ने आपके लिए डिलीवर किया है। अच्छा, एक्साइड के साथ साथ मैं कुछ और ऑटो एंसिलरीज मेंशन करना चाहती हूँ। एक बार गाबा साहब संवर्धन मदरसन का चार्ट निकाल कर आप देखिए कि किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। और इस बीच एक अपडेट लॉरस लैब के ट्रेड पर, जो आज सुबह में राजेश पालविया के साथ हमने डिस्कस किया था क्विक सिंगल में। लॉरस लैब पर इनका टारगेट था 442 और 446। इनफैक्ट आज ये काउंटर इस समय तो 445 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डे हाई पर इनफैक्ट फ्यूचर्स में आ चुका है। अमित, अगर आपने भी मैप किया हो इसका चार्ट तो बताइएगा, यहाँ से आगे आउटलुक लॉरस लैब का कितना मजबूत है? जी मैम, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। रीजन है कि हमने रिसेंटली एक मूव देखा था जो 3-4 दिनों पहले स्टॉक ने 471 का हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक ने 2-3 दिन पुल बैक किया। ये पुल बैक ने अपने 20 डेमा पे आके रेस्ट किया और ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करके वापस आज एक बुलिश कैंडल बन रही है। तो अगर ये प्राइसेस क्लोजिंग तक सस्टेन होते हैं 444 का, तो इमीडिएट इसका जो रिसेंट स्विंग आया था 475 वहां तक के टारगेट्स बनते हैं। तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। आज के लोगों को स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहना चाहिए। लॉरस लैब एक टारगेट हिट हुआ और इस ट्रेड को आप एक्सटेंड करके चलेंगे, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। गाबा जी, संवर्धन मदरसन नजर गई होगी आपकी। मदरसन वायरिंग हम वैसे भी ट्रेंडिंग काउंटर्स में मेंशन कर रहे थे। क्या संवर्धन में भी एक ट्रेड का मौका है इस समय 124 पर? बिल्कुल लेना चाहिए। सेटअप तो सही है, बाई मोड पर है। टारगेट होगा 135, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है, आजकल में जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 123 का। तो मदरसन बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, सेटअप तो सही है, इट्स अ बाय। लगे हाथ जतिन, सोना BLW देखेंगे? वहां पर भी हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। काफी दिनों बाद ये मूव आया है सोना BLW में। वैसे आज करीब 2% ऊपर। देखिए, सोना पाउंड या सोना BLW की बात करूं तो मेरे को लगता है कि रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है बिटवीन 640 एंड 720। रिसेंटली एक डेली एवरेजेस पे आके सपोर्ट लेके फिर से चल रहा है। तो मेरे को
लगता है कि 720 तक का एक अपसाइड पोटेंशियल बन सकता है इसमें। और अगर जो किसको करंट लेवल्स पे एंट्री लेनी है तो 658 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 720 के। ओके, तो 720 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। एक बार डायरेक्टर साहब भारत फोर्ज दिखाएंगे आप प्लीज़। भारत फोर्ज आज सुबह में आई थिंक राजेश सातपुते मेंशन कर रहे थे, वैसे वो 1% ऊपर है काउंट अप। मयूरेश, ये सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियों में अचानक नई तेज़ी बनती दिखाई दे रही है। अब इसके कुछ तार टेस्ला और इलॉन मस्क से जोड़ के देखने चाहिए या फिर अंडर परफॉर्मर्स थे, अब इस मार्केट में लोग कुछ आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक जो एलॉन मस्क की टेस्ला की एंट्री की न्यूज़ है, दैट इज कीपिंग ऑल दीज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स एक्सट्रीमली हॉट। बट दो चीज़ें हर्षिता जी, क्योंकि आपने फोर्जिंग स्टॉक्स मेंशन किए हैं, एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो यूएस मार्केट में है, जो क्लास 7 क्लास 8 ट्रक्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिबाउंड शायद देखने मिल सकता है अगले वित्त वर्ष के लिए। नाउ सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आप देखते हैं, भारत फोर्ज हो, आरके फोर्जिंग हो, हैप्पी फोर्जिंग हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवन एमएम फोर्जिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसका एक रीजनेबल चंक आई थिंक ऑटोमेटिव बिजनेस से आता है, क्लास 7 क्लास 8 ट्रक से। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैव डिवर्सिफाइड इनटू द नॉन ऑटो बिजनेस एज वेल। भारत फोर्ज का एग्जांपल लूं तो डिफेंस में, रेलवेज में घुस चुके हैं, अलॉन्ग विद अदर कंपनीज एज वेल। तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे। एक, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्लास 7 क्लास 8 ट्रक बिजनेस। अगर आप सीवी बिजनेस की इंडिया में बात करें आज के तारीख में, एलसीवीज और एमसीवीज को ब्रेकअप करें, तो लगभग 10 लाख गाड़ियां के आसपास बिकती है, 6.5 लाख गाड़ी एलसीवीज, 3.5 लाख एमएचसीवीज। दैट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% और रिप्लेसमेंट मार्केट इवन फास्टर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फोर्जिंग पार्ट्स है, जो एक्सपेक्टेशन है स्पेसिफिकली विद इन फोर्जिंग, जो मशीनिंग में ये सारी कंपनीज का एक ग्रेटर मार्केट शेयर आ रहा है। Happy Forging is more than 80%. RK Forging, I think, has reached almost close to 74 odd percent. And fabrication within the product mix as well. I think ये सारी चीजें along with जो expected tonnage lines है, आज 2000 से 12,500 टनेज की जो कैपेसिटीज ये बिल्ड कर रहे हैं, they can service anything between 5 kilograms to almost 100 odd kilograms in terms of auto ancillary machinery that is required by the auto OEMs. तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेस बहुत अच्छा है, मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू ओवर डिसेंट पेस, लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट्स पे है नहीं और इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है। तो ऑटो एंड स्वीट स्पॉट में है, बैटरी मेकर जैसे मैंने कहा हम बायस्ड हैं, फोर्जिंग कंपनीज भी हमारे हिसाब से अच्छा कर सकती है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता हुआ, डिमांड होपफुली वो क्लास 8 ट्रक्स की वापस लौट कर आएगी जो फेवरेबल रहेगी इन सभी कंपनियों के लिए, स्पेशली भारत फोर्ज और आरके फोर्जिंग जैसे काउंटर्स रेडार पर होने चाहिए। चलिए आज लेकिन कई सारे स्टॉक्स रेडार पर इसीलिए आए क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स उस पर काफ़ी बुलिश है। एक तो एक्साइट जहां पर हर रोज़ एक नई रिपोर्ट आ रही है और दूसरी रीसेंट लिस्टिंग भारतीय हेक्साकॉम। इसको लेकर अब मार्केट में क्या कुछ चर्चा हो रही है, कितना एंथुजियाज्म है इन स्टॉक्स को लेकर? यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, एक्साइट तो थोड़ा सा वीरू ने हाईजैक कर लिया, तो भारतीय हेक्साकॉम से शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय हेक्साकॉम की बात करें तो क्लियरली 2 इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स ऑलरेडी कंपनी पे आ चुकी हैं। आज जो जेफरीज की रिपोर्ट है वहाँ से भी आपको दिखाई पड़ेगा कि टारगेट्स बड़े हैं और जेफरीज को लगता है कि भारतीय ग्रुप में जो ओवरऑल हायर ग्रोथ कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय हेक्साकॉम में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट का विजन और जो भारतीय ग्रुप की स्ट्रैटेजी है उसको लेके इस कंपनी पे बुलिश हैं। इनका टारगेट 1080 पर शेयर है, यानी करंट मार्केट प्राइस से उनको ज़बरदस्त 200 रुपये की अपसाइड दिखाई पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाके कंपनी का 15-16% का CAGR रेवेन्यूज़ में रहेगा और 21% जो CAGR रहेगा वो अर्निंग्स पे रहेगा। और इसको लेके जो वैल्यूएशन है और इसको लेके जो ओवरऑल अप ट्रेंड देखने को मिलता है वो जेफरीज को पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली जो ब्रॉडबैंड की ग्रोथ है, इंटरनेट की ग्रोथ है, उसके कनेक्शन में ये कंपनी पे जेफरीज काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ब्रॉडबैंड की ग्रोथ और ये जो एक ऑल्टरनेटिव पेश करता है भारतीय के सामने एक अच्छे निवेश की, इसीलिए भी मार्केट को पसंद आ रहा है। मयूरेश, खरीद रहे हैं क्या आजकल भारतीय हेक्साकॉम? नहीं, रनअप काफी अच्छा खासा हो चुका है अर्चना जी। तो लिस्टिंग अच्छी थी, जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक ट्रिगर्स काफी कुछ हैं, बट आई थिंक आई स्टिल बी इंटेंट ऑन फोकसिंग ऑन द पेरेंट इटसेल्फ। तो हमें लगता है आई थिंक जो भारतीय एयरटेल पेरेंट का परफॉर्मेंस है, आई थिंक वो भी लाजवाब रहा है इन द लास्ट 1 ईयर।
एक्सपेक्टेशन हम यही बांध के रख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। जो फ्रंट लोडेड केपेक्स इन्होंने किया है 5G इकोसिस्टम की तरफ, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग स्पेक्ट्रम, जो रीफार्मिंग हुई है, बाकी बैंडविड्थ की भी, और जो पेमेंट्स होनी है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आउटगोस, जो नेट डेट टू एबिटा है एट द करंट जंक्चर, आई थिंक इज एट वेरी वेरी मैनेजेबल लेवल्स. The biggest trigger that the stock is probably looking at is ARPU increase. And at some point of time, half of the street is of the belief कि शायद ये बेकिन हो चुका है, half of the street is of the belief शायद नहीं हुआ है. मुझे लगता है I think ARPU increases लाजमी है अगले कुछ तिमाहियों में. हमारे मोबाइल बिल्स बढ़ेंगे, but in general I think once the ARPUs go up, कहीं ना कहीं I think cash flows will see significant improvement, leverage levels कम हो जाएंगी और वो अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट होगी, जो हम ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग से दिखाते हैं. तो अच्छी स्टोरी है दोनों. आई थिंक जिनके पास है दोनों स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, बट भारतीय एयरटेल probably will have far more steep going forward because of the diversified nature of its operations. ओके, तो भारतीय एयरटेल भी एक ऑपर्चून पोजीशन में वो स्टॉक जहां पर क्लियरली आरपूस का बढ़ना इनके फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा. लेकिन क्योंकि अब टेलीकॉम की बात हो ही रही है, जो सबसे बड़ा फंड रेज भी इस देश में अगर किसी एफपीओ के थ्रू हुआ है वो वोडाफोन आइडिया के जरिए हो रहा है. एंकर बुक आज खुली है. अब सवाल यही है कि कौन कौन दिग्गज निवेशक है जो वोडाफोन में इन्वेस्ट कर रहा है और कितना फिर वहां से एक आइडिया मिलेगा कि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा स्टॉक को. तो आइडिया पर आइडिया क्या है बताइए यतिन. तो देखिए, आइडिया के एफपीओ के बारे में अगर हम बात करें तो 18,000 करोड़ का ये एफपीओ है और सबसे बड़ा एफपीओ ये अभी तक का माना जा रहा है, क्योंकि येस बैंक का इसके पहले एफपीओ लगभग 15,000 करोड़ रुपए का था. जहां तक कि एंकर बुक का सवाल है वो आज खुलने वाली है और शाम तक आपको एक्सचेंजेस पे वो एंकर अलॉटमेंट का डिटेल आ जाएगा. थर्सडे को यानी परसों ये एफपीओ रिटेल और एचएनआई सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. लेकिन सबसे अहम बात है कि एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन रहेंगे. हमारे सूत्रों के हिसाब से और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बता रहे हैं, जो सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्की फंड्स जो बड़े वाले हैं, जिनको बड़ा एलोकेशन मिल सकता है एंकर बुक में, उसमें जीक्यूजी, फिडेलिटी, यूबीएस और जुपिटर फंड का नाम शामिल है. ऑब्वियसली ये सारे के सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आइडिया, वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के एंकर बुक में. इसके अलावा प्लूटस जो दुबई बेस्ड फंड है, वेल्स कैपिटल, मिलेनियम जो कि एक बड़ा हेज फंड है, नॉर्थ रॉक, डिस्कवरी कैपिटल और नॉर्जिस जो कि नॉर्वे का एक बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है. यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन एफपीओ में रहेगा, एंकर बुक में भी रहेगा. और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, देखिए क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव है, एक ऐसा स्टॉक है जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक साइड से थोड़े शाय अवे कर चुके हैं. 3-4 बड़े नाम जो दिखाई पड़ रहे हैं एंकर बुक में जिनका नाम आ सकता है, उनमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आईआईएफएल, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी का म्यूचुअल फंड जो आम है वो पैसे लगा सकता है. तो अगर देखा जाए तो एक बड़ी लिस्ट है एंकर इन्वेस्टर्स की. लगभग 30 से 35 नाम आप एक्सपेक्ट करेंगे आज जो एंकर बुक में पार्टिसिपेट करेंगे. और जहाँ तक कि 18,000 करोड़ के एफपीओ का सवाल है, एक मेजर पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है. तो देखेंगे कैसा है क्यूआईबी रिस्पांस, और परसों जब इशू खुलता है तब एचएनआई और रिटेल का भी रिस्पांस देखने लायक होगा. तो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का रिस्पांस रिटेल की तरफ से आएगा. लेकिन दिग्गजों में कई सारे दिग्गज, क्रीम ऑफ द क्रीम जो आप कहते हैं, क्रेम डला क्रेम, उनके नाम उभर कर आ रहे हैं. और हम सब तो जानते हैं कि जीक्यूजी जिसको हाथ लगाता है उसके फॉर्चून्स ही टर्न हो जाते हैं. तो इस बार यही एक्सपेक्टेड है. और देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये है ना हर्षदा के, थोड़े दिनों पहले जब सिंगटेल ने स्टेक बेचा था तो जीक्यूजी ने शेयर खरीदा था भारतीय एयरटेल में. सो टेलीकॉम में ये दिखाई पड़ता है कि उनकी रुचि है. वो रियफर्म होगा अगर जीक्यूजी का नाम आता है एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में, और शायद मार्केट उसके बाद थोड़ा एक्साइटेड भी रह सकता है टेलीकॉम स्पेस को लेके, क्योंकि हाँ उनका एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनका निवेश होगा. लेकिन भारती की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो प्रॉब्ली आइडिया एक फिट बैठता है इंडिया टेलीकॉम स्टोरी. अच्छा यतिन, इस अब तक जो भी बातचीत हुई है कि लार्जली ये जो फंड रेज किया जा रहा है, एक तरफ वो बड़ा कर्ज है जो कंपनी राइट ऑफ करना चाहती है, लेकिन इस एफपीओ से जो आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, क्या प्राइमरीली अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए उस पर फोकस रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, एफपीओ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को ये लग रहा था कि डेट रीपेमेंट होगा या इंडस टावर को पैसा दिया जाएगा. मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में प्रावधान है, उनके पास एक विंडो है जहां वो अपना डेट एडजस्ट कर सकते हैं.
लेकिन जो इंडस टावर है उसको पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रमोटर एंटिटी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो फंड रेज है वो प्राइमरीली जाएगा नेटवर्क अपग्रेडेशन में, क्योंकि कंपनी का मानना ये है कि 5 से 5.5 हज़ार करोड़ रुपए इक्विटी पंप करेंगे ये लोग, तब जाके 5G नेटवर्क में वो अपनी चीज़ें दुरुस्त कर पाएंगे। ऑब्वियसली आइडिया की बात करें तो 30% का एक टाइम पे मार्केट शेयर होता था कंपनी का, जो अभी लुढ़क के लगभग 18% के आसपास आ गया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं कंपनी ने भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो टेलीकॉम के साथ। तो अभी कंपनी की कोशिश ये होगी कि सबसे पहले सब्सक्राइबर बेस को दुरुस्त किया जाए, और सबसे दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि जितने भी इनके 2G कस्टमर्स हैं इनको शिफ्ट किया जाए 3G और 4G की तरफ, जिससे उनका आरपू बढ़े। भारती का आरपू 200 रुपये के ऊपर है और वोडाफोन आइडिया का 150 के नीचे है, तो एक बड़ा मैनेजमेंट को लगता है यहाँ से साइकिल अगर टर्न होगी और टैरिफ हाइक उनको करने मिलेगा तो शायद यहाँ से आरपू इम्प्रूव होंगे और जो निवेश है वो 5G नेटवर्क में वो बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस में डालती हुई नजर आएगी। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन मयूरेश, एक रिटेल निवेशकों को पार्टिसिपेट करना चाहिए उस एफपीओ में या नहीं? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वजह मेरी 2-3 है। एक, जैसे मोटा भाई वापस कह रहे थे, आई थिंक जो वोडाफोन आइडिया की लेगेसी नेटवर्क्स हैं ये अभी भी 2G पे है। सो इवन इफ द केपेक्स कम्स थ्रू, ये केपेक्स को मॉडिफाई करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑफ द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम फ्रॉम 2G टू 4G समय लगने वाला है। ऑब्वियसली दे हैव बीन लूजिंग कस्टमर्स, और अगर आप रेवेन्यू मार्केट शेयर देखें और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर देखें, वोडाफोन हैज बीन लूजिंग दैट टू जियो एंड भारती बेस्ड ऑन दीज 2 फैक्टर्स इटसेल्फ। पहले आई थिंक जो 4G इकोसिस्टम नहीं है वो, और दूसरा आई थिंक उनके पास जो प्लान्स है डेटा को लेके, अगेन आई थिंक आर नॉट लुक्रेटिव लाइक जियो एंड भारती हैव। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्लोली एंड स्टेडीली, इनकी सर्कल्स दैट आर रिमेनिंग विद देम और ऑपरेटेबल जो है, कहीं ना कहीं आई थिंक कस्टमर्स माइट गेट रिटेन, बट आई थिंक दैट इंपॉर्टेंट वर्ड इज माइट। दूसरा आई थिंक जो लेवरेज है बुक्स के ऊपर वो अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है हर्षदा जी। तो अभी भी आप देख रहे हो कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का एक बहुत बड़ी डेट है बुक्स के ऊपर। इंटरेस्ट रीपेमेंट्स ईट मोर देन हाफ द कैश फ्लोज और इवन बियॉन्ड दैट ऑफ आइडिया वोडाफोन्स ओवरऑल कैश फ्लो दैट दे प्रोबेबली रिपोर्ट। और इसके वजह से आई थिंक जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं इंक्रीमेंटल एक्टिविटीज करने के लिए आउटसाइड द कोर एक्टिविटीज, ये बचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई विल बी स्टिल बेटर ऑफ प्लेइंग टेलीकॉम थ्रू एयरटेल और जियो। ओके, वोडाफोन आइडिया आपकी स्क्रीन पे 13 रुपये पे ट्रेड करता हुआ और डेडिकेटेड डिस्कशन इस पे हुआ। अब पिछले अगले 2-3 दिन अगर आप देखें काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा स्टॉक। मीनवाइल निफ्टी बैंक उसी रेंज में है कंप्लीटली। आई थिंक जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन्होंने ग्रैब कर लिया, ये एक्सपायरी रहे निफ्टी बैंक, ये हमें नहीं भूलना है। तो कंप्लीटली एज ऑफ नाउ वो 47,500 का कॉल राइटर ग्रिप लेता हुआ है। 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग कुछ देर पहले वहाँ पे था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फर्दर वहाँ से अगर आप देखें कैपिटलाइज करता हुआ वो। मीनवाइल 1-2 स्टॉक्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक जिनका सेटअप तैयार है, मैं वो आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। एक लेके आइए आप HDFC AMC, और ये मत सोचिएगा कि आई थिंक ये एक इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसकी प्लेसमेंट ऐसी है जो कम से कम नहीं तो 200 से 300 रुपए का प्रोजेक्शन देती है। प्रकाश सर, HDFC AMC, ये मेरे ख्याल से आशीष बहती जी की सुबह कॉल भी थी, पर मैं इस वक्त आपसे पूछूंगा 28 फरवरी से ये स्टॉक अब तक कंसोलिडेशन के मोड में है, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, लेकिन फाइनली सर आज की कैंडल क्या इस ट्रैजेक्टरी से निकलने का इशारा कर रही है? क्या ये 3950 4100 के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को HDFC AMC? करीब करीब कह सकते हैं कि 5-6 हफ्तों से एक साइडवेज मूव में है, एक अप मूव मिलने की कोशिश कर रहा है। आज का मूव एनकरेजिंग है, ट्रेड कर रहा है 3743 पर HDFC AMC। मुझे लगता है अगर 3720 का कोई स्टॉप लगा चले ऑन द अपसाइड, करीब 3850 का एक टारगेट बन जाता है। एक बार वो चला गया तो फिर 4000 पास में ही है, लेकिन बाय मोड पर तो है HDFC AMC, बिल्कुल लेना चाहिए, लेने लायक है। HDFC AMC अच्छा लग रहा है। मैं 2-3 यहाँ पे स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा जो कि मूव अच्छा दे रहे हैं, जहाँ पर OI स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है। HDFC AMC एक हो गया। फिर लेके आइए आप आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में से आई थिंक सबसे एग्रेसिव मूव देने वाला स्टॉक। मेरे स्क्रीन पे जो मिड सेशन में OI बिल्डअप हुए थे उसमें ये अपीयर हुआ, और जो एट द एंड ऑफ सेशन आई थिंक
130 के बाद जो ओ एडिशंस हुए हैं उसमें भी यही अपीयर हुआ। और मानस, ये मैं अगर 9 नवंबर 2022 के प्राइस को कंसिडर करूं तो ये टिपिकल आई थिंक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम है 758। इस महीने की कोई कॉल इंप्रेस कर रही है क्या आपको आरती इंडस्ट्रीज में? और अगर कॉल की वजह अगर फ्यूचर्स के जरिए खेलना हो तो आरती पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है और 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले हफ्ते जो ब्रेकआउट देखने को मिला था उसके टारगेट 810 रुपए के आसपास के आते हैं, तो यहाँ से भी शायद 50 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के थ्रू ही इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा। एट द मनी कॉल ऑप्शन 760 का कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आरती इंडस्ट्रीज भी टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। डे हाई पर आ गया बात करते करते। 760 की कॉल भी डे हाई पर है और 759.50 पे स्पॉट आ गया। बहुत सारे स्टॉक्स अभी अभी स्क्रीन पर मूव देना शुरू कर रहे हैं और मैं एक स्टॉक का जिक्र और करता, बट आई थिंक मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट, अभी तक उसके ओ एडिशंस को लेकर श्योर नहीं हूँ मैं, बट आरती इंडस्ट्रीज डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा हाँ, एक बार लेके आइए वेदांता, उसके बाद क्योंकि मैं आईटी पे जंप करूंगा, थोड़ा सा आईटी पे डिस्कशन करेंगे। वेदांता रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे और 380 टिक बाय टिक चार्ट्स पे ये भी डे हाई पर आके खड़ा हो गया है, यानी ये लास्ट सेशन के स्विंग हाई को ऑलमोस्ट 380-84 की ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ। अमित, आरती इंडस्ट्रीज और उसके बाद वेदांता, अभी डेरिवेटिव्स में 2 ये स्विंग बहुत अच्छा रहे हैं, इस पर आपका टेक इस वक्त? जी डेफिनेटली स्ट्रेंथ काफी अच्छी है स्टॉक में। हमने काफी अच्छा खासा रनअप भी देखा है। कल के सत्र में थोड़ा सा पुल बैक दिया था, लेकिन आज हम फिर देख रहे हैं स्ट्रेंथ मेंटेन है। 10 डेमा के ऊपर काफी ब्यूटीफुली वेदांता ट्रेड कर रहा है। 379 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस छोटा सा 373 के रखेंगे और नियर टर्म में मुझे 1 से 2 दिनों में इसमें 390 के टारगेट्स नजर आते हैं। 390 तक का स्विंग इसमें पॉसिबल है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आईटी पे लौटते हैं। मैं आईटी पे अपनी डिस्कशन को शुरू करूंगा इन्फोसिस की रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जरा बात करते हैं श्रीकांत चौहान, कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आप लोग बाजार में इस वक्त अप्रोच क्या रखी हुई है और हल्का सा एक टेक आपका कि आप इस बाजार में कितनी डाउन साइड देख रहे हैं और आपका प्रेफर्ड कॉल क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि निफ्टी में जो 22,200 या 22,250 के लेवल्स को निफ्टी ने ब्रेक किया है और उसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो सेल ऑफ है वो 22,000 तक एक्सटेंड हो सकता है और उन लेवल्स के करीब जाके किधर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कल और आज मिला के जो मार्केट के अगर इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं तो इतने ओवरसोल्ड है कि यहाँ पे एक रिबाउंड भी आ सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बहुत जल्द 22,500 के लेवल्स को छू लेगा, लेकिन 22,250 या 22,300 तक के लेवल्स निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से जो मार्केट की रेंज खुली है वो 22,250 और 22,000 की रेंज लगती है। हमें लगता है कि इन लेवल से एक रिबाउंड देखने मिलेगा और अगर आने वाले दिनों में अगर बिकॉज ऑफ इवेंट्स अगर हम शायद मार्केट को 22,000 के करीब देखते हैं तो वहां पे कुछ कॉन्ट्राव्यू के साथ खरीदारी की जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए वैसे, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा करेक्टेड है। आपका स्टॉक श्रीकांत? अच्छा, बिल्कुल। तो इन लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट ये एक स्टॉक है कि जिसे हम करंट लेवल पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि इन लेवल्स पे इसमें हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो काफी डीपली ओवरसोल्ड भी है और इस टाइप के फॉर्मेशन काफी रेयरली किसी ओवरसोल्ड स्टॉक में देखने मिलते हैं और अगर देखने मिल जाते हैं तो उसके बाद एक अच्छी रैली भी देखने मिलती है। करंट लेवल से जी एंटरटेनमेंट 155-157 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल पे इसे लॉन्ग कर ले 146-147 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 142, तो 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। एक ट्रेड इस समय आता हुआ। अच्छा, एक बार आप लेकर आइए ये सारे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले काउंटर्स। सुबह में हम मेंशन कर रहे थे टाइटन करीब 1.25% ऊपर है। कल जो मेंशन किया था सेंको गोल्ड, कल तो भागा ही, आज फिर इसको पंख लगे हैं और 990 के लेवल्स पर आ गया। 1000 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ 4% तक के गेन्स देखने को मिले हैं।
बाकी ऑफ कोर्स दूसरे प्लेयर्स में TBZ, तंगमाइल, इन सारे काउंटर्स में थोड़ी बहुत एक्शन देखने को मिली है, लेकिन एक और प्लेयर और एक बड़ा प्लेयर इस मार्केट में उतरने वाला है। पेंट के बाद अब ज्वेलरी कारोबार में आदित्य बिरला ग्रुप उतरने की तैयारी कर रहा है। AB ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि रिटेल ज्वेलरी कारोबार में 5,000 करोड़ की शुरुआती निवेश भी वो करेंगे। As we advance into 2024, the launch of 2 new consumer-facing ventures marks the group's commitment to constructing a growth platform characterized by a unique confluence of strength and breadth. Just last month, we launched our paints business with an initial investment of rupees 10,000 crores, as you know, and in a few months, we will be launching a jewelry retail venture with an initial investment of rupees 5,000 crores. ओके, तो ये फिलहाल आदित्य बिरला ग्रुप की तैयारी जेम्स इन ज्वेलरी बिजनेस में उतरने की। मयूरेश, पहले पेंट अब ज्वेलरी, क्या बड़ा डिसरप्टर के तौर पर AB ग्रुप उतर रहा है? सीम्स लाइक हर्षदा जी, और ज्वेलरी में खासियत यह है कि मार्केट बहुत बड़ा है और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, इवन इफ यू अकाउंट एट द एंड ऑफ FY 23-24, almost 65% of the market is unorganized. So I think एक right entry point मैं समझ सकता हूँ for an organized player once Aditya Birla Group gets into the jewelry business. Organized space में जो ज़रूरत है ये काफ़ी अहम है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और उम्मीद यही है कि with more organized players getting in, GST compliance as an example, ये जो 60% unorganized market है that should come down to 50% in the next 2 to 3 years. दूसरी बात, आई थिंक जो एक स्प्रेड है ज्वेलरी मार्केट का, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट कंज्यूम्स द मोस्ट, ईस्ट इज प्रॉब्ली कंज्यूमिंग वन ऑफ द लीस्ट। इन स्पाइट ऑफ दैट, सेंको जैसे प्लेयर जिसका एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी है। कल ही आई थिंक DB आभूषण को मैं सुन रहा था जो नीरज जी इंटरव्यू ले रहे थे, तो मार्केट की साइज। दूसरी चीज, आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ इन द मार्केट इटसेल्फ। आज अगर आप एसेट ओनरशिप पैटर्न देखें हर्षदा जी, आउट ऑफ ऑलमोस्ट 10 or 11 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स एट इंडियन जोन, 14 से 15% गोल्ड एसेट्स होते हैं जो कभी बिके नहीं जाते। तो आई थिंक इधर इट्स यूज फॉर वेडिंग या सिक्योरिटी या हेज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक गोल्ड की जो प्रोपेंसिटी है इंडियंस के साथ, आई थिंक ये बरकरार रहेगी। नए प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे, फॉर द अर्बन मिलेनियल क्लास एज अ होल। बट जनरली आई थिंक जो नंबर्स आए हैं ये सारे प्लेयर्स के वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड जिसकी मार्जिन्स अच्छी होती है, I think the growth probably might still continue to persist over the next few quarters. तो हमें लगता है, I think momentum है ये stocks में। कल्याण jewelers as an example has done exceptionally well. तो जिनके पास है, I think बने रह सकते हैं, but fresh investments you need to wait. ये फिलहाल आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स जैसे ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। जब आदित्य बिरला ग्रुप आएगा और डिटेल्स आएंगे, तब जैसे हमने बिरला ओपस डिस्कस किया था, तब उनके ज्वेलरी कारोबार को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो थोड़ा सा साज रिजल्ट्स का वीरू ने छेड़ा, इन्फोसिस, वीरू उसी की बात कर लेते हैं क्योंकि आई गेस यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा IT कंपनियों के लिए। बिल्कुल हर्षदा, और आप यकीन मानिए निफ्टी, मतलब मैं इस साज को इसलिए छेड़ रहा था कि लास्ट टाइम हमने विजिट किया था 26 अक्टूबर को 2023 को निफ्टी IT पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन विजिट किया था, हम क्लोज नहीं हुए थे, मात्र टच करके हम वहाँ से अगले दिन रिवर्सल दे दिया। बट जहाँ तक इस प्राइस का सवाल है, याद रखिएगा ये क्लोज होगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, यानी क्लोज से कंपेयर करूँ तो 28 जून 2023 के बाद पहली बार ऑलमोस्ट 11 महीने के अंतराल के बाद निफ्टी IT 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा। TCS लेके आइए, TCS के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद इंट्राडे हाई लगा करीब 4060 का, सिंक हो गया डे लो पर 3860 का स्तर यहाँ पे। क्या इन्फोसिस वो चमत्कार करेगा? लेट्स सी। इन्फोसिस पे बात करते हैं। इन्फोसिस मेरे पे बात करने के लिए आशीष हैं, एक्सपेक्टेशन को लेकर। गुरुवार को नतीजे आएंगे। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन है इस इन्फोसिस इस बार? देखिए, एक्सपेक्टेड था कि टीयर 1 में खैर सबसे अच्छा TCS ग्रोथ रिपोर्ट करेगी, तो वहाँ से हमने देखा था ठंडी ग्रोथ के आंकड़े आए थे। इन्फोसिस के केस में तो वैसे ही एक्सपेक्टेड था कि आमतौर पे हिस्टोरिकली मार्च तिमाही इन्फोसिस के लिए फीकी रहती, और इस बार कुछ अलग होना नहीं था। एक्सपेक्टेड ये है कि बिक्री या आय जो है तिमाही दर तिमाही करीब 1.5% का दबाव देखने को मिलेगा।
दो रीजंस हैं। एक तो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की सेल्स हैं वो शायद रिड्यूस हो रही होंगी, और दूसरा डिस्क्रिशनरी स्पेंड का एनवायरनमेंट अभी भी कमजोर है, उसका खामियाजा देखने को मिलेगा। मार्जिन जरूर 20.5% से बढ़कर आपको 20.7% पे नजर आएंगे, पर ध्यान रखिएगा दिसंबर क्वार्टर के मार्जिन्स को दरअसल एडजस्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट था मालवेयर अटैक का। उसको एडजस्ट करूं तो दरअसल दिसंबर क्वार्टर के मार्जिन्स थे 21.1% पे, तो एक्चुअली मार्जिन शायद क्यू ऑन क्यू 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? कुछ हद तक वेज हाइक का इंपैक्ट होगा, और दूसरा क्योंकि ग्रोथ ठंडी पड़ रही है, सीधे पर्कुलेट होकर वो मार्जिन्स पे इंपैक्ट करेगी। मुनाफा तिमाही दर तिमाही 0.25% का दबाव दिखाएगा। जहां तक FY25 की तस्वीर है, ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि FY24 के कंपैरिजन में FY25 बेहतर देखने को मिलेगा। पर जो कुछ क्वार्टर्स पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि काफी अच्छा FY25 हो सकता है, मुझे लगता है उतनी अच्छी तस्वीर शायद FY25 में अब देखने को ना मिले। जहां तक इन्फोसिस गाइडेंस की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आय के फ्रंट पे 2 से 5% ग्रोथ पूरे साल की बात करेंगे शुरुआत में, और मार्जिन जो पहले बैंड दिया गया था 20 से 22% का, शायद दोनों अपर और लोअर बैंड पे 50-50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, तो 20.5 से 22.5% के आसपास मार्जिन की बात होगी। कुल टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ न्यू डील्स $3 बिलियन के आसपास पेंसिल इन कर रही है स्ट्रीट। और नजर कहां रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मेगा डील्स इतने दिनों से अनाउंस हो रही हैं क्वार्टर्स से, वो रेवेन्यूज में किस हद तक ट्रांसलेट हो पा रही हैं, डील की पाइपलाइन, आउटलुक कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पे आउट पॉलिसी थी वो पिछले 5 सालों के लिए थी FY20 से 24 की, वो समय खत्म हो रहा है, तो नई पे आउट पॉलिसी, उस पर खास तौर पे स्ट्रीट की नजर रहेगी। ओके, तो हमने ये इन्फोसिस की एक्सपेक्टेशंस को सुना। याद रखिएगा, इन्फोसिस की प्री नंबर्स और TCS की प्री नंबर्स प्लेसमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो इंडेक्स इटसेल्फ उस वक्त कहाँ पे था? 100 EMA पे, आज 100 EMA के -100 पॉइंट्स है। TCS नंबर से पहले अपने सारे एवरेजेस के ऊपर था, और फिर भी एक काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में था। मतलब आप समझ लीजिएगा कि अपने ऑल टाइम हाई करीब आप समझ लीजिएगा कि 42-51 से हार्डली 200 पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट नीचे, 200 रुपये नीचे। पर जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है, इन्फोसिस की स्थिति बिल्कुल उलट है। इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई 1965 से लगभग इस वक्त 540 रुपये नीचे है, और सारे एवरेजेस के नीचे, इवन फ्रॉम आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये करीब 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो TCS की और इन्फोसिस की प्री नंबर्स प्लेसमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मयूरेश, पहली बात तो आपने आशीष को भी सुना, बहुत संक्षेप में आपको एक्सपेक्टेशन है कि इन्फोसिस टॉप लाइन बॉटम लाइन या फिर अपनी मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी दे दे जो बाजार सरप्राइज होकर यहाँ से इसको हाथों हाथ ले? आपका सेंस इन्फोसिस पर? तो दो चीज वीरू, जैसे आशीष ने कहा, पहली चीज आई थिंक मार्जिन गाइडेंस में अगर माइनर ट्वीक होता है टुवर्ड्स द अपर साइड तो काफी मार्जिनल होगा, और अगर एक सब्सटेंशियल ट्वीक होता है तो आई थिंक मार्केट्स और स्ट्रीट विल गेट प्लीज्ड। बट अगर मार्जिनल ट्वीक होता है अपर साइड पे तो दैट शुड बी टेकन एज द मार्केट्स हैज ऑल्सो पेंसिल्ड दैट इन। दूसरा आई थिंक जो बहुत अहम मुद्दा है वो है डील विंस को लेके और प्राइसिंग ऑफ दीज डील विंस एज वेल। BFSI जो सेगमेंट है नॉर्थ अमेरिकी मार्केट के लिए अभी भी थोड़ा स्लगिश है, और एक्सपेक्टेशन हम यही मान के चल सकते हैं कि अगले 102 तिमाही ये स्लगिश रह सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी जो एक रिस्पाइट आ रहा है वो उसका एक सीरियस रिवाइवल 1 या 2 तिमाहियों बाद ही दिख सकता है। तो मार्जिन्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स दैट प्रॉब्ली कम थ्रू, नए ऑर्डर्स किस हद तक आते हैं, क्या कोई डिफरमेंट है ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी में बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, ये देखना कमेंट्री से बहुत जरूरी होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो मैक्रो एनवायरनमेंट को लेके है, यूरोप रिकवरी, साउथ ईस्ट एशिया रिकवरी, एशिया पैक रिकवरी, ये किस हद तक मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक लगती है, ये देखना लाजमी होगा। मुझे लगता है मैनेजमेंट कमेंट्री इज समथिंग दैट द स्ट्रीट विल लुक फॉरवर्ड फॉर। मार्जिनल ट्वीक्स इन रेवेन्यू या मार्जिन गाइडेंस से मुझे नहीं लगता स्ट्रीट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। ये फिलहाल आपके लिए इन्फोसिस पर एक पर्सपेक्टिव फंडामेंटल आधार पर। मानस, विप्रो पर आपने वैसे भी शॉर्ट कॉल दिया है। प्री नंबर्स, ऑफ कोर्स इन्फी के नंबर्स थर्सडे शाम को आएंगे मार्केट बंद होने के साथ ही, कोई पोजीशनिंग इस समय? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इन्फी काफी वीक लग रहा है। कल भी शायद मैंने इस पे बात की थी क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला था
तो पैटर्न निगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 1375 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3-4 दिनों की गिरावट हो चुकी है, पैटर्न अभी भी वीक लगता है, तो तेजी करना मुश्किल है। मंदी करने के लिए लग रहा है कि शायद यहाँ से 40-50 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिलेगा। तो पोजीशन बनाना, फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड निगेटिव है, ये क्लियर है। खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी केवल 1450 के ऊपर करेंगे और अगर 1375 पे वहां पर सपोर्ट ले तो वहां पर भी स्टॉक को देखा जा सकता है, बट करंट लेवल्स पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव लगता है। ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा सा संभल कर ही चलना है, अवॉइड कीजिए, बेस्ट अवॉइड कीजिए। जब नंबर्स आएंगे, कंपनी की तरफ से गाइडेंस में बदलाव होता है नहीं होता है, उसके आधार पर आप नया ट्रेड लेंगे। फिलहाल कमजोर है। चलिए फटाफट से 4 का चौका और फिर बाकी जो बजाज ऑटो और HDFC लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं उसके लिए सुमित को जोड़ेंगे। 4 का चौका शुरू करते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस आप ही को देना है। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बर्जर पेंट पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक ट्रेंड ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है, क्योंकि ये अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से काफी समय से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था 540 545 की रेंज में, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो बर्जर पेंट का जो 530 वाला कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, माफ करिएगा, 430 का पुट ऑप्शन, 530 का पुट ऑप्शन बर्जर पेंट का, वहां पर खरीदारी करेंगे। 7.5 रुपए के भाव चल रहे हैं 530 के पुट ऑप्शन के बर्जर पेंट्स पे, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, बर्जर पेंट्स पे शॉर्ट कॉल। और याद रखिएगा सुबह भी आज हमने हॉट स्टॉक्स में इसका उल्लेख किया था कि ये एक शॉर्ट कॉल के तौर पर बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत शॉर्टिंग हुई थी, एक ब्रेकडाउन का केस यहाँ पे। अब चलते हैं FNO सुपरस्टार के लिए जतिन गीडिया जी के पास। जतिन, आपका आज का FNO सुपरस्टार? देखिए, मेरा FNO सुपरस्टार दालमिया भारत में बाई साइड की तरफ होगा। तो रिसेंटली हमने करेक्शन देखा है, वो कहीं ना कहीं अपने क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आके रुका है और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे मेरे को लगता है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ द अपमूव देखने मिल सकता है। इसके दालमिया भारत लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1920 का और टारगेट रहेगा 2080 का। ओके, तो ये फिलहाल दालमिया भारत पर एक पर्सपेक्टिव तेजी वाला इस समय जतिन दे रहे हैं। श्रीकांत, चार्ट का चमत्कार? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि एम्फेसिस BFA ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है और इनफैक्ट अभी जब एक सेल ऑफ आया था, इस सेल ऑफ में ये स्टॉक ने काफी बड़ा एक प्राइस रिट्रेसमेंट किया है। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 2200 के लेवल से आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। करंट लेवल से एम्फेसिस BFL को शॉर्ट करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें एट 2350। ओके, एम्फेसिस BFL शॉर्ट 2305 पे आपका सेल कॉल है। आज का चार्ट का चमत्कार। अब चलते हैं मिड कैप फंडर के लिए मयूरेश जोशी जी के पास। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक एक आपके बाय वॉच लिस्ट पे विद इन द फार्मा स्पेस स्ट्राइड्स फार्मा रहना चाहिए। US फॉर्मुलेशंस और US मार्केट में जो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ की लॉन्चेस, जो ये CDMO बिजनेस में एक बहुत की सेगमेंट्स में और की थेरेपीज में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स का, ये आई थिंक ग्रोस मार्जिन्स को बरकरार रखेगा 60% के ऊपर। दूसरा आई थिंक जो पास ट्रिगर है वो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बिजनेस का, विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इसलिए आई थिंक जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है अराउंड $230-240 मिलियन जो ये खर्चा करते हैं, इसको मैनेजमेंट की इच्छा है कि ये $200 मिलियन के नीचे लेके आए। दे हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड गुड मार्जिन्स पिछले तिमाही में 18.6% के ऊपर। और इसलिए अगर हम FY25 के माइलस्टोन्स को ध्यान रखें जो मैनेजमेंट ने सामने रखे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 15%, एबिटा ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 30%, आज जो उनका नेटवर्किंग कैपिटल साइकिल 140-145 दिनों का, that they're expected to bring down to 120 days because of reduction of costs and a better product mix. कहीं ना कहीं जो net debt to EBITDA जो 3x पे है अभी, which has been significantly reduced in the past few quarters, ये 2x के नीचे लाने की इच्छा है अगले 1 वर्ष के अंदर, जो ROCs को 20% के ऊपर लेके जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी पैरामीटर जो हम मार्केट से इंडिया में देखते हैं, EPS की, RS की, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की, ये सेटिस्फाई कर रही है कंपनी, तो ये कंपनी को जरूर आपके वॉच लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए एक एक करके। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड से हमने शुरुआत करी, एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। मानस जी के सौजन्य से पहला ट्रेड आया था बर्जर पेंट्स की पुट ऑप्शन, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है यहाँ पर
530 की पुट लगभग 15 रुपये का लक्ष्य 870 पे ट्रेड करती हुई। उसके बाद जतिन गेरिया जी का ट्रेड आया, वो था आज का एफएनओ सुपरस्टार डालमिया भारत फ्यूचर्स को आपको यहाँ पर बाय करना है। लक्ष्य करीब 2080 के जोन में रखना है। चार्ट के चमत्कार श्रीकांत चौहान जी के सजन से आया और इन्होंने पिक किया था एम्फेसिस को शॉर्ट मिड कैप आईटी में, और मयूरेश जी ने अभी अभी आपकी स्क्रीन पे जो फंडामेंटल कॉल पिक की उसमें शुमार था स्ट्राइड्स, और इसको आपको करीब करीब 842.20 की रेंज में बाय करना है। हमारे साथ रचना वैद्य जुड़ चुकी हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। रचना जी नमस्कार। मार्केट से डे लो और 22,119 एग्जैक्टली ये प्राइस डॉट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका इस वक्त का ट्रेड मैम? जी मेरा इस वक्त का जो ट्रेड है वो मैं HL देना चाहूंगी। HL इसलिए क्योंकि हमने कल भी दिया था HL पे ट्रेड और वो वर्कआउट भी हुआ है। उसका जो इतनी वीक मार्केट में भी प्राइस एक्शन इतना बढ़िया तरीके से सस्टेन हुआ है, और अगर हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे करीब करीब 8-10 दिन का एक ब्रेकआउट मिला है। तो ये ब्रेकआउट की पहली कैंडल है जो मटेरियलाइज हो रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि अब तो इट शुड क्लोज नियर द हाई ऑफ द डे। तो ये दिस इज जस्ट फर्स्ट कैंडल और इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। सेकंड और थर्ड कैंडल अगर बनती है तो 3860 की तरफ काउंटर जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी डे का स्विंग पोजीशन लेना चाहिए रादर देन प्लेइंग इंट्राडे, और होल्ड करना चाहिए इसको। और आज के लो को 3640 के नीचे एसएल लगाना चाहिए, एंड ऊपर वाली साइड पे टारगेट होना चाहिए 3860। एक ट्रेड जो इनफैक्ट कल से हमारे जानकार इस मंच पर सजेस्ट कर रहे हैं और अभी भी एक उम्दा ट्रेड है तेजी की तरफ। चलिए अब बजाज ऑटो की बात करते हैं, HDFC लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे जब हम थर्सडे को मिलेंगे कल की छुट्टी के बाद। तो पहले बजाज ऑटो, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, स्टॉक 6 महीनों में अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है, तो नतीजे उतने ही अच्छे रहने चाहिए। देखिए बहुत कुछ हुआ है पिछले तिमाही के नंबर से इस तिमाही के बीच में। अर्निंग्स के साथ साथ ऑल टाइम हाई बनाया, प्लस बायबैक आया, एक मासिव बायबैक, और अच्छी डिमांड भी रही। मैनेजमेंट का वो बयान भी आया कि 12,000 रुपये एक फेयर वैल्यू कंपनी के स्टॉक की होती है। इन चीज़ों के बीच में अब नंबर्स आने जा रहे हैं। तो 11,216 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर है 8,905 करोड़ रुपए के सामने। मुनाफे फ्रंट पे 2200 करोड़, माफ कीजिएगा 1887 करोड़ रुपए का मुनाफा है 1433 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा फ्रंट पे करीब 2241 करोड़ रुपए का एबिटा है 1717 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन भी करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त की बातचीत है। वॉल्यूम्स में 25% की बढ़त का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, और इसमें डोमेस्टिक वॉल्यूम का इम्प्रूवमेंट है। 3 व्हीलर सेगमेंट जो कि करीब करीब 10% की बढ़त दिखा रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर में 19 से 20% के आसपास की बढ़त है, जिसका एक इम्पैक्ट है, और वो एक्सपोर्ट का नंबर जो है वो अफ्रीकन और साउथ एशियन रीजन की तरफ से ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा एक लो बेस था, उसका भी एक बढ़िया बेनिफिट देखने को मिला है। YOY बेसिस पर कंपनी ने जो वॉल्यूम है वो 25% बढ़ा है, और 1 से लेकर 2% के आसपास का जो सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो भी इंप्रूव हुआ है। तो इसका एक इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स के अंदर देखने को मिला है, और एक अच्छे प्रीमियम सेगमेंट और 3 व्हीलर सेगमेंट की परफॉर्मेंस भी कंपनी के नंबर से पैन आउट करे। तो ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ऑलरेडी ये शेयर बढ़िया तेजी दिखा चुका, तो उस तेजी के बाद अब नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशन है और उसके बीच में नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये बजाज ऑटो, और स्टॉक में ट्रेड क्या लेना बनता है जतिन? चार्ट्स पर कंसिडरिंग पिछले 6 महीनों का एक आउट परफॉर्मर रहा है, इन लेवल्स पर कुछ कंफर्ट है खरीदारी करने का? देखिए बजाज ऑटो में जनरली जो करेक्शंस आते हैं वो शैलो ही आते हैं। मेरे को लगता है कि रिजल्ट से पहले ये जो हल्का हो गया है वो बहुत ही अच्छा एक साइन है। मेरे को लगता है कि लॉन्ग साइड की तरफ डेफिनेटली ट्रेड लिया जा सकता है। मैं इसमें एक 8,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। टारगेट मेरे 9,200 तक के रह सकते हैं। 1,200 के लिए बजाज ऑटो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद जरूर है। HDFC लाइफ ये भी कुछ अपने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश में रहा है, नंबर से कुछ खास एक्सपेक्ट करें? देखिए वैसे तो ये लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, बीच बीच में से मोमेंटम आता रहता है, लेकिन इस बार के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में आप YOY बेसिस पे मानेंगे तो नंबर्स थोड़े से बेटर हैं, क्यू ऑन क्यू नंबर्स थोड़े से मिक्स हैं। तो पहले तो ग्रॉस प्रीमियम इनकम करीब 16% के आसपास बढ़ने का अनुमान 22,740 करोड़ रुपए रहेगा। मुनाफा करीब 440 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, 18% की बढ़त की उम्मीद यहाँ लगाइए आप। न्यू बिजनेस AP
करीब करीब 11% टूटने का अनुमान इस क्वार्टर के अंदर लगाकर चल रहे हैं। वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस करीब करीब 1510 करोड़ रुपए, 19% की बढ़त यहाँ रहेगी। और वीएनबी मार्जिन स्लाइटली ये नंबर है इसमें 26% से बढ़ के 29% के सामने 26% आने का अनुमान, तो एक गिरने का अनुमान है वीएनबी मार्जिन। न्यू बिजनेस प्रीमियम में एक मजबूत ग्रोथ की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पैट इंप्रूव होगा, लेकिन वीएनबी मार्जिन के अंदर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इनके परसिस्टेंसी रेशियो है वहाँ पर एक इंप्रूवमेंट रहेगा, लेकिन कमेंट्री के ऊपर बाजार नजर रखेगा। एक्सपेक्टेशन इनसे भी बहुत है कि ये शायद बेटर परफॉर्म करे और वापस अपने नए हाइज रीच करे। सो लेट्स सी नंबर कैसे, लेकिन इस बार जो बाजार अनुमान लगा रहा है कि मिले जुले काइंड ऑफ ही नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो ये है फिलहाल HDFC लाइफ से एक्सपेक्टेशंस। इधर अमित कोई ट्रेड दिख रहा है आपको, क्योंकि आज थोड़ा सा साइडवेज जरूर है? नहीं जी मैम, अगर ओवरऑल देखा जाए तो HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर वीक है, बिकॉज स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया था 610 और 640 के लेवल पे, स्टॉक ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो थोड़ा सा रिजल्ट के लिए वेट करूंगा, तेजी यहाँ पे बनेगी वंस द स्टॉक मूव्स ओवर 640। बिफोर दैट थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहूंगा। तो अवॉइडेबल है ये ट्रेड एट बेस्ट। टाटा कॉम के भी नंबर्स दरअसल आने वाले हैं। ये भी वायदे बाजार का एक स्टॉक जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सुमित, मुझे याद है पिछली बारी डेटा के रेवेन्यू को लेकर थोड़ी सी दिक्कत उभर कर आई थी। ये एक्विजिशन भी इन्होंने किया था, करेक्ट, तो उसकी वजह से भी कंपनी के प्रॉफिट्स में एक बड़ा ड्रॉप था। तो इस बार ही क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में एक बड़ा जंप आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो बेस लो हो गया है वो एडजस्टमेंट की वजह से। एक्सेप्शनल आइटम था लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में, इसलिए 45 करोड़ से 500 करोड़ आ रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पे 5770 करोड़ है, 5630 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू आएगा। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो एक्विजिशन किया था उसकी कॉस्ट कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए मार्जिन में 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट रहेगी। इबिटा मोर लेस फ्लैट साइड पे इस क्वार्टर के अंदर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉइस कारोबार के रेवेन्यू में 3% का डिक्लाइन है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर करीब करीब 2.5% के आसपास की यहाँ पे बढ़त की बातचीत है। जो इनका डीपीएस और कोर्स डेटा सर्विसेज का कारोबार है वो 5% और 1% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो बढ़ने का अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन केपेक्स 23 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स रहेगा, जो कि क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो वो भी एक अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो मिले जुले साइड पे ही आप मान कर चलिए, और थोड़ा सा मिले जुले 2 वीक साइड पर नंबर रह सकते हैं, लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। टाटा कॉम के इनफैक्ट नंबर्स कल आएंगे और इस पर सुबह में हम थर्सडे को रिएक्ट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ICICI लोम्बार्ड ये भी एक कंपनी है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए नंबर्स के लिहाज से। शुक्रिया सुमित। लेकिन 3 बिग गज काउंटर्स इन्फी, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ वो रेडार पर आपको रखने हैं। जतिन, टाटा कम्युनिकेशंस आजकल फॉलो कर रहे हैं क्या स्टॉक को? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन की बात करूं तो मेरे को लगता है कि इसमें एक शार्प फॉल हो चुका है ऑलरेडी। करंट लेवल्स पे मेरे को लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है अप टिल अराउंड 1840 तक का एक डाउनसाइड है, तो 2-3% का डाउनसाइड है अभी भी। लेकिन मेरे को लगता है अगर जो लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है तो आई विल वेट इट आउट। मेरे को लगता है करंट लेवल्स पे 40 रुपए का डाउनसाइड है अभी भी। इसके लिए करंट लेवल्स पे अवॉइड, अराउंड 1840 जब भी आता है तो विल रिविजिट। ओके, टाटा कम्युनिकेशन पे आपका सेंस। इस बीच चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं, और इस क्रम में हमारे साथ आज श्री अनिरुद्ध गर्ग, पार्टनर एंड हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट PMS के इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहला प्रश्न तो आपसे यही होगा कि आखिर इस दौर में हमारी खता क्या थी? हमें सज़ा जो मिली, मतलब आप देखिए यूएस का इन्फ्लेशन का फिगर, उसके बाद आई थिंक ये लास्ट वीकेंड में भी जो इजराइल और ईरान के बीच का डेवलपमेंट, शायद वो एस्केलेट हो, पॉसिबिलिटी लग रही है जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देखने के बाद। बट इस बीच में हमारा अर्निंग सीजन भी शुरू हुआ। आज आप निफ्टी IT का मैसेज देखिए, लगभग 1 साल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर। अभी आई थिंक ये डायनामिक्स क्या कह रहे हैं? आई मीन जो ये कलेक्टिवली जो ये न्यूज़ फ्लो है और इवेंट्स का फ्लो है जिस प्रकार का, क्या बाजार यहाँ से कुछ और वैल्यू सरेंडर करने को तैयार है आपके अनुसार? नमस्कार वीरू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम मार्केट को ऐसे देख रहे हैं, जब हमारी लास्ट बात हुई थी तो
हमें क्लियर है इस टाइम पे कि ये एक महंगे बाजार हैं, तो मार्केट्स में इतनी वैल्यू है नहीं जितनी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर हम किसी भी इवेंट की बात करें, चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन डेटा हो, चाहे वो ईरान ये वॉर हो इजराइल और ईरान की, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स कभी भी जो टॉप आउट हैं वो बैड न्यूज पे नहीं होती। मार्केट्स बिहेवियर को बहुत ज्यादा मानती हैं और मार्केट्स को एक गुड न्यूज चाहिए होती है टॉप आउट होने के लिए। तो एक बहुत बड़ी मंदी तो हमें यहाँ से नहीं दिखती है, बट हाँ, हमें अपना क्या कहते हैं कि हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महंगे बाजार हैं। हमें 2 महीने का ना देख के अगले 2 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। जो अल्फा पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में क्रिएट किया है उसको बचाना, और नए स्टॉक्स जो अगले 2 साल के लिए लीड कर सकते हैं उनमें से जो आपको वैल्यू पे मिलते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्रम में आप एग्जैक्टली अनिरुद्ध जी आईटी को प्लेस कहाँ करते हैं? आज टीसीएस अपनी अर्निंग्स के बाद 200 रुपये और खिसक चुका है और पूरा स्ट्रीट आई थिंक नंबर्स के बाद इनके मार्जिन्स को लेकर उत्साहित था। जो मार्जिन्स उन्होंने पोस्ट किए एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे थे। हाउस व्यूज़ में करीब 4700-4800 रुपये की टारगेट। अब इन्फोसिस लाइन अप है। आईटी आपको इस प्राइस पे, क्योंकि आपने कहा कि आपको एक अवधि रखकर उस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, क्या आपकी उस सोच में इस वक्त आईटी अपीयर होता है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी? एब्सोल्युटली होता है जी। आईटी के साथ क्या हो रहा है अभी कि आईटी एक एफआईआई जगरनॉट जो सेलिंग का चल रहा है, ये उसका शिकार है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि आईटी इज अ गुड एडिशन एट दीज वैल्यूज। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप एक अच्छी बेट लेते हैं, आपकी कैलकुलेशंस ठीक होती हैं, पर टेम्परेरी मार्केट फिनोमेना की वजह से आपका ट्रेड या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते और बिक जाती है। तो हम कहेंगे कि आईटी में हर डिप में सिप करिए एंड अगले 2 साल के लिए आईटी शुड बी अ गुड बेट। जब भी बुरे नंबर्स आएंगे या मार्केट में प्रेशर होगा तो बहुत सारी बैड न्यूज होगी। एक अच्छा इन्वेस्टर बैड न्यूज को इग्नोर करके अब अगले 2 साल 3 साल पे फोकस करता है, एंड दैट इज व्हाट वी थिंक कि आईटी में करना चाहिए। निरुद्ध, आईटी में आपने हाल फिलहाल में कुछ पोजीशन बढ़ाई है, तो किन स्टॉक्स में वो बढ़ी है? लार्ज वर्सेस मिड कैप्स, अगर एक अंदाजा हमें दे सकें जो आपने डिस्क्लोज किया हुआ है। जी, तो हमने हर्षिता जी, जो हमारी लास्ट बात हुई थी, हमने अपना पोर्टफोलियो जनवरी एंड में मिड कैप से लार्ज कैप्स में ट्रांसफॉर्म किया था। अब हम सिर्फ मिड कैप्स में वो ही स्टॉक्स ले रहे हैं जो हमें वैल्यू पे मिलते हैं। वैल्यू का आप कोई भी पैरामीटर लगाइए, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज या आई वुड से जितने भी ये वैल्यू के हम आई लाइक 200 डे मूविंग एवरेज अ लॉट। सो वी हैव एडेड अ फ्यू शिप बिल्डिंग कंपनीज, कपल ऑफ लीडर्स इन रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें लगता है कि अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं। और यहाँ से बहुत ज्यादा अगर मार्केट में आगे जाके टॉप आउट होती है या कोई क्रैश भी आता है तो हमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखनी पड़ेगी। हमारा फोकस मेनली इस टाइम पे कैपिटल प्रेजर्वेशन पे है और वैल्यू बाइंग पे है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप से हमने अपनी जो डाउनसाइड है उसको कंट्रोल किया है। हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में यहाँ से 10 से 15% की तेजी आ सकती है, और अगर डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड थोड़ी बड़ी रहेगी 20 से 25% की। वाइल लार्ज कैप में हमें लगता है कि तेजी ज्यादा ना सही 5 से 10% की ही आएगी, बट डाउनसाइड भी 10% से ज्यादा की नहीं है। तो इन महंगे बाजारों में वी आर फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल प्रेजर्वेशन। ओके, तो ये मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। अब इस समय तो कैपिटल प्रेजर्वेशन पर जोर है अनिरुद्ध, लेकिन FY24 में योर PMS वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। आई थिंक वो आपका मल्टी कैप वाला PMS था, वो मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, 128% प्लस तक के रिटर्न्स बने। अब उनमें से स्टार परफॉर्मिंग काउंटर्स कौन से थे जो अभी भी आपकी कन्विक्शन लिस्ट का हिस्सा हैं? मैम, हमारे पास क्या था, नवंबर 2022 में हमने रिकॉग्नाइज किया था कि रिलेटिव चेंज सबसे ज्यादा कैपेक्स एंड कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज के पास है। देखिए, ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है। ओल्ड इकोनॉमी रन में 2 ही चीजें चलती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे
या केपेक्स एंड केपेक्स ओरिएंटेड थीम चलेगी। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के चलने के लिए आपको ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चाहिए, जो कि दोनों ही नहीं थे। और केपेक्स के बारे में बात करें तो केपेक्स वाज एट इट्स हाईएस्ट, बजटरी एक्सपेंसेस में 19.5%, व्हिच वाज हाईएस्ट आफ्टर 2005 था। तो एक रोड मैप बहुत ही क्लियर था कि केपेक्स शुड लीड द रन। उनमें से अब हमारे पास जो हमने जैसे ही वो मिड कैप स्मॉल कैप से एग्जिट करके लार्ज कैप में आए, अब सिर्फ हम वो ही शेयर्स खरीद रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो हमें वैल्यू पे मिल रहे हैं। सो कुछ कंपनीज जैसे बताया आपको, शिप बिल्डिंग कंपनीज या समथिंग लाइक अ टीटागढ़ वैगन्स, जो हमें लगता है कि फिर भी एक वैल्यू बेट भी बन गए हैं। इन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी हमारे पास सब लार्ज कैप्स में ही है। हम बिलीव करते हैं जो एक साल के पीछे 128% रिटर्न की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन के अगर आपने कोई कैपिटल अल्फा बनाया है, अल्फा बनाना आई बिलीव मार्केट में आसान है, अल्फा को प्रिजर्व करना मार्केट में बहुत मुश्किल है। दैट इज जो मेरे 15 साल 20 साल में अपने सीखा है एक्सपीरियंस से। सो दिस ईयर शुड फोकस मोर ऑन कैपिटल प्रेजर्वेशन। हाँ, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी वैल्यू की आएगी जो मार्केट में आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब जरूर करना है। कुछ मार्केट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो सेम है, केपेक्स एंड केपेक्स ओरिएंटेड रन। एंड अब एक एडिशन बहुत ही अच्छी हुई है जिसके बारे में मैं जरूर, मुझे है कि आप जरूर बात तो करेंगे ही, जो हमें ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं ग्लोबल ग्रोथ में और ग्लोबल इन्फ्लेशन का कुछ कंट्रोल आने पे। तो मेटल्स हमें लगता है कि अगले 2 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ओके, मैं इनफैक्ट अनिरुद्ध जी, आप यकीन मानिए मेटल्स पे आने ही वाला था और आपने स्वीकार कर लिया कि मेटल्स अगले 2 साल में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये इसको आप क्लासीफाई नहीं करेंगे फेरस नॉन फेरस या फिर बोथ क्लास? और ये इस बार का जो मूव था बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको कि गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट बहुत ही वर्टिकल राइज और इक्विटीज परफॉर्मिंग आई थिंक टुगेदर, मतलब मैं सिर्फ पिछले 4-5 दिन को छोड़ दूं तो यहाँ से गोल्ड और कितना कैपिटलाइज कर सकता है आपके अनुसार? वीरू जी, आपकी कुछ आवाज कट गई थी, कुछ आप प्लीज ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? पहला तो मेरा व्यू था कि आपने मेटल्स को कहा कि अगले 2 साल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप इसको क्या कुछ क्लासिफाई करेंगे? और एक सेंस आपका गोल्ड पर भी, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? ओके, तो फेरस नॉन फेरस में आप ये चीज समझिए, ये एक प्रॉपर साइक्लिकल बॉटम आउट हुआ है। अगर हम मेटल्स को देखें तो आज से 3 महीने पहले हमने इस चीज को हाईलाइट किया था कि मेटल्स की जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो पिछले 2 साल के लोएस्ट पे हैं। इंडियन मेटल प्राइसेस ग्लोबल पीयर से compete नहीं कर पा रहे, तो इंडियन मेटल प्रोसेसर्स, चाहे वो स्टील के हों चाहे कॉपर के हों, जो स्क्रैप इंडिया में इंपोर्ट होती है उसको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे नहीं ले पा रहे थे क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस ठीक नहीं थे। इन भावों पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम ग्लोबल पीयर्स के साथ हाथ से हाथ मिला के हमारे प्राइसेस हो गए हैं। एंड सर बहुत ही मंदी देखनी पड़ी मेटल प्रोड्यूसर्स को पीछे, जिन्होंने अराउंड 50 करोड़ कैपेक्स का एक स्मॉल स्टील प्लांट लगाया हुआ था, उनको अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस पर डे का लॉस हो रहा था। एंड इफ दे हैड 4 फर्नेसेस दे वर रनिंग जस्ट 1। तो जब ये सब फिनोमेना होता है, इन्वेंट्रीज वाइप आउट होती हैं, इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी को आप बोलिए कि ग्लोबल रेट्स पे अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो दिस इज वेयर मेटल्स बॉटम आउट। एंड ये एक लंबा सिनेरियो है। वी बिलीव के कॉपर प्राइसेस शुड मूव टू 4 डिजिट्स गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये जितने भी स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, they should be the darlings of the market going forward. ओके, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने और आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपने यहाँ पे रखा अनिरुद्ध जी कि हाँ, मतलब इतना खुल के आपने बात बोली कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा 2 साल और एक इनफैक्ट टाइम ड्यूरेशन भी दी। अच्छा, कमोडिटीज़ में ही रहें तो ये कन्विक्शन आपका क्या केमिकल्स में है क्या? केमिकल्स में प्राइस डैमेज बहुत हुआ था और शायद ये कहा जा रहा था कि FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक आके स्थिति अच्छी होगी। आपका मानना वही है कि फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकंड क्वार्टर तक
थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम पिकअप करेगा, डिमांड पिकअप करेगी। आप क्या सेम व्यू रखते हैं केमिकल्स पे? क्या वीरू जी, प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई। पीछे जो केमिकल प्राइसेस में जो तेजी आई है उस टाइम पे प्राइस एक्शन नेट में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है अनिरुद्ध वैसे? ओके, तो वीरू जी, प्रॉब्लम सप्लाई की ज्यादा है। जो भी इतनी एक्सेस सप्लाई पिछले कुछ टाइम में बनी है ग्लोबल केमिकल सेक्टर में और स्पेशली इंडिया में, इसको एब्जॉर्ब होने में हमें लगता है कम से कम 2 साल और लगेंगे। तो अगर हम सेम 2 साल की अवधि की बात करें तो हम केमिकल्स पे बुलिश नहीं है। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत लेंगे। गुड टॉकिंग टू यू एंड गुड लक फॉर FY25। आई एम होपिंग कि जिस तरह का परफॉर्मेंस आपके PMS ने 24 में दिखाया है वैसा ही परफॉर्मेंस या फिर उससे बेहतर आप 25 में करके थैंक यू सो मच। चले मार्केट पर वापस लौटे तो 22,164 के आसपास इस समय का ट्रेड, 110 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में कायम है। इनफैक्ट मिड कैप्स जो दिन भर पॉजिटिव टेरिटरी में थे अब एक बार फिर फिसल गए हैं और 19 अंकों की गिरावट। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। इस बीच डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, यतन हमारे साथ फिर जुड़ गए। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, मार्केट में थोड़े बहुत डिफेंसिव ट्रेड्स आज की तारीख में चल रहे हैं और क्योंकि मॉनसून नॉर्मल होने वाला है, ये प्रेडिक्शन है IMD और स्काईमेट का, तो कहीं ना कहीं आज डीलर्स काफ़ी एक्टिव हैं फार्मा और FMCG शेयर्स खरीदने में। FMCG में ऑब्वियस उनको लगता है कि HUL में एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, 2300 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और आज अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में गिरावट है, यानी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली। तो शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला इस काउंटर में जारी है और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। तो पोजिशनरी 2300 के टारगेट के साथ वो रेकमेंड कर रहे हैं HUL में खरीदारी। और जाइडस लाइफ दूसरा ये स्टॉक है जहाँ MSCI की भी फ्लोज एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है BTST का ट्रेड ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट आज 7% बढ़ा है अप्रैल सीरीज में और डीलर्स को लगता है शॉर्ट टर्म में 955-965 तक के टारगेट्स इस काउंटर में अप्रैल फ्यूचर्स में देखने को मिलने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST रेकमेंड कर रहे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया आपका। इन सभी स्टॉक्स पर आई थिंक डीलर्स का सेंस क्या है, व्यू क्या है और कैसे वो इसको अपने ट्रेड से इंक्लूड कर रहे हैं, उसका जिक्र करने के लिए जायडस लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। मीनवाइल 22165 पे जो मेरा मॉर्निंग का व्यू था, शॉर्ट ऑन राइस 2 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति आपको रख देता हूँ क्योंकि अब एक दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात होगी। वो पॉइंट था 22,119 और उसके बाद जो नहीं लिखा था मैंने, लेकिन मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था गिफ्ट निफ्टी के पेन को देखते हुए, वो था 22,050। इस बात को कंसिडर करते हुए कि 22,000 आपका मंथली पुट ऑप्शन का पुट राइटर्स का जोन है। देखिए, एक बार के लिए अब यहाँ पे शॉर्ट कवर करके जाइए। मुझे मालूम है निफ्टी IT का क्लोज अच्छा नहीं है, निफ्टी IT का क्लोज 200 EMA के नीचे है, बट अब हम पार्टिसिपेट तब करेंगे इस सेल ऑफ में आके जब अब फाइनली निफ्टी आज के लो को और 22,000 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि नवंबर 2023 के बाद अभी तक हमने सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन, दूसरे सेशन में लगातार निफ्टी डेमा के मतलब 50 डेमा के नीचे कभी भी क्लोज नहीं दिया। ओनली आई थिंक एक बार, सिर्फ एक बार हमारा क्लोज आया था 20 मार्च को इस एवरेज के नज़दीक, लेकिन उसके बाद ये बड़ी तेज़ी शुरू हो गई। तो मैं इतिहास के पन्नों में जो एवरेज अपनी इंपॉर्टेंट दर्ज करा के बैठा है उस पर थोड़ा सा मैं भी कॉशियस हो जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अब थर्सडे को आके एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लूँगा। अगर आपने शॉर्ट पे पैसा कमाया है कल और आज सनराइज किया है तो एक बार के लिए यहाँ पे शॉर्ट कवर करिए, क्योंकि हम 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, हम पुट राइटर्स के मंथली जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एक बार मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पुट राइटर का जोन टूटने के बाद जो दूसरा पुट राइटर का जोन होता है, जैसे 22 मार्च से टूटा तो 22,000 अमूमन काम कर जाता है। तो 2 फैक्टर्स मेरे फेवर में नहीं जा रहे हैं अगर मैं शॉर्ट लेके बैठा हूँ। इसीलिए मैं निफ्टी पर यहाँ पे अपना व्यू अब कह रहा हूँ कि मैं न्यूट्रल जाऊँगा विदाउट होल्डिंग एनी शॉर्ट।
अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। लेवल है 47,530 थैंक्स टू HDFC बैंक कि निफ्टी बैंक सिंक नहीं हुआ। सुबह सुबह इसने भी अपना ऑलमोस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू लिया। यहाँ पर भी अब तर्क संगत यही है कि एक बार के लिए हम अपने शॉर्ट्स पे से हट जाएं। हालांकि सुबह ही मैंने कहा था कि अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अपने शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। बात 2 बजे ये हुई थी कि एक्सपायरी रेट स्विंग तब आएगा जब हम 580 के जोन को क्रॉस कर देंगे। वो क्रॉस नहीं हुआ। तो हर्षदा, मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे एक बार के लिए, निफ्टी पे स्पेशली इस बात पे मद्देनज़र कि अब मंथली पुट राइटर का सेकंड बेस हमारे नज़दीक खड़ा है और आपने 50 डे में को छू लिया। नवंबर 2023 से लेकर अब तक आप इस एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। अब मैं हर्षदा यहाँ से न्यूट्रल जाऊँगा विदाउट होल्डिंग एनी शॉर्ट और लॉन्ग। हर्षदा, एकदम न्यूट्रल ट्रेड, ना शॉर्ट ना लॉन्ग का ट्रेड। वीरू कह रहे हैं न्यूट्रल रहिए और अगला ट्रिगर होपफुली कल एक दिन छुट्टी के बाद आपको मिलेगा। अच्छा, बाय द वे, एक बार डायरेक्टर साहब, जब हम BTST ट्रेड्स ले रहे हैं उसके बाद आप वो फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड करें वो डेटा पॉइंट भी तैयार रखिएगा, क्योंकि उस पर भी नजरें होनी चाहिए। अगर हम टूटे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, वो क्लियरली खराब ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों पर ही टूटे हैं। तो वो डेटा पॉइंट आपके लिए स्क्रीन पर रखेंगे। BTST STBT ट्रेड क्या होगा, गावा जी बताइए। आई थिंक BTST होना चाहिए और वो होगा लॉरेंस लैब्स। स्ट्रेंथ है, 443 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ₹4 का स्टॉप होना चाहिए। 439 का बस स्टॉप होना चाहिए। टारगेट 460 लॉरेंस लैब्स। लॉरेंस लैब एक तेजी वाला ट्रेड। मानस, आपकी तरफ से तेजी या मंदी? तो मंदी का एक ट्रेड होगा। इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अब चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हो रहा है। तो इंडियन होटल्स में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 596 रुपए के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और टारगेट 565 पे रहेंगे। ओके, इंडियन होटल्स पे यहाँ पे आपका कॉल 580/60 पे। रचना जी, आपके कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से लॉन्ग रहेगा अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स। अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स ने पूरे दिन ही अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया है एंड इट्स क्लोजिंग नियर द हाई ऑफ द डे। तो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को और 613 पे एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे 630 का टारगेट लगाएंगे। ओके, श्रीकांत जी, आपका ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशंस एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम खरीद के जा सकते हैं। उसका रीजन यही है कि स्टॉक 2050 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से लगातार गिरते हुए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रिट्रेसमेंट लेवल्स के काफी नजदीक आ चुका है। तो करंट लेवल्स से मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ एक थोड़ा बीच में पब्लिक हॉलीडे है करके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या तो रिबाउंड हमें देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि डीपली ओवरसोल्ड स्टॉक है और करंट लेवल से अच्छा खासा पुल बैक भी जनरेट कर सकता है। इसके कल क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव है। करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1860, 1860 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1980 से लेकर 2000 के। तो 2000 के टारगेट्स हम पकड़ के चल सकते हैं। ओके, अमित जी, आपका ट्रेड? जी, मैं संवर्धन मदरसन लेके जाना चाहता हूँ। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। 124 के लगभग इसका प्राइस है। 121 का स्टॉप लॉस और 129 के टारगेट्स के लिए संवर्धन। ओके, यहाँ टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई। मयूरेश, कोई और स्पॉटिंग आपकी जिसको आप अगले वीक के लिए, नहीं अगले वीक नहीं, अभी 2 सेशन बाकी है यहाँ पे, अगले 2 सेशन के लिए पिक करना चाहते होंगे? नहीं, EMS प्लेस को ध्यान में रखे वीरू जी। तो मुझे लगता है, आई थिंक EMS एज अ स्पेस आल्सो इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। आज जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब इंडिया विल स्टैंड आउट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो EMS प्लेस को भूलना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप स्टैकअप करते हैं EMS प्लेस को, केन्स, एवलॉन, सिरमा, SGS, केन्स इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के हिसाब से, बट आई थिंक जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं, एवलॉन और सिरमा, SGS, यहाँ पे आई थिंक मूव्स काफी अच्छे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक
काफी कुछ ट्रिगर्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक तो है ही, मार्केट साइज एक्सपेंशन इज द सेकंड थिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक सेमीकंडक्टर्स कैन बी अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दीस प्लेयर्स एज वेल। आई थिंक EMS प्लेयर्स पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मयूरेश जी, एक बात तो है, ये मिड वीक में जो छुट्टी पड़ती है ना, ये आदमी को कंफ्यूज कर देती है। रणनीति क्या बनाएं, कैसे स्ट्रीट बाजार को चेस करें, और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है, आदमी मेंटली बहुत टायर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग है ना उस हिसाब से प्लेस हो जाता है कि ठीक है यार, एक दिन की छुट्टी है, अब 2 दिन की रह गए, मतलब इतना कन्फ्यूज़न और मेंटली आदमी इतना टायर्ड हो जाता है इस छुट्टी के चलते कि पूछिए मत। बहरहाल एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी FMCG रखिएगा स्क्रीन पे, इससे पहले कि मैं डेरिवेटिव स्टैट्स की तरफ जाऊं, मतलब आज की ब्रेथ को देखूं। निफ्टी FMCG आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके बंद हो रहा है। मैं यहाँ पे इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि HUL में एक स्विंग आया है स्ट्रॉन्ग, और निफ्टी FMCG का कल का इंटरडे लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका 20 मार्च का लो भी था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अमूमन आई थिंक पिछले 1 महीने की अवधि में ये 3rd टाइम है जब इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेंज से पुल बैक दिया है। इंटरेस्टिंग। बाकी आपके स्क्रीन पे ये स्लाइड्स में डेरिवेटिव सेट्स हैं, लॉन्ग 60, 23 शॉर्ट कवरिंग, 81 शॉर्ट, 19 में यहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं, और जो 60 लॉन्ग थे उसमें मेटल्स, उसमें कुछ FMCG, डिफेंस और कुछ बैटरी स्टॉक्स की जो आई थिंक प्रेजेंस थी। सम अदर मदरसन 3.25%, ऑटो इंसुलेटर में अच्छा मूव था, आयशा मोटर्स, कमिंस इंडिया में स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई। एक्साइड में शॉर्ट कवरिंग का एक सुपर आई थिंक क्लस्टर आया जो कि इसको ऑल टाइम हाई पे ले आया। जी एंटरटेनमेंट, लॉरस लैब, प्रकाशा की कॉल, इंडिया सीमेंस और HCL एट ऑल टाइम हाई शॉर्ट कवरिंग। और अगले स्लाइड में आएंगे तो हम देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप, एम्फोसिस, इन्फोसिस, गुजरात गैस, कोफोर्ज, PNB, मिड कैप IT, लार्ज कैप IT। वर्स्ट डे आई थिंक 28 जून 2023 के बाद फर्स्ट टाइम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इतना बड़े फ्रैक्शन के साथ क्लोज होता हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग मेट्रोपोलिस हेल्थ में और ओरेकल फाइनेंशियल्स में, बजाज फिनसर्व में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में और क्रॉम्पटन में भी आज पेन रहा। निफ्टी FMCG HUL ये वाकई इस वक्त स्क्रीन पे अपीयर होते हुए, और जहाँ तक इस आज का सेशन का सवाल है, दोनों इंडस्ट्रीज ने 50 डिमा को छू लिया, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक पूरी तरीके से इस एक्सपायरी डे में ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में रहा। मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन थी ये। आज बाजार खुलते ही साथ जिसने 47,500 की कॉल बेच दी और 47,300 की या फिर 47,500 का जोड़ा भेज दिया। खैर, अब एक दिन के विलंब के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले इस क्लोजिंग को समझ लेते हैं। आइए हर्षिता के पास बड़ी वॉल पे चलते हैं। हर्षिता, हुआ थी उससे पहले वीरू, बैन की लिस्ट में 2 और नाम शामिल, एक और नाम शामिल होता हुआ दिखाई देगा, वोडाफोन आइडिया का, और 2 जगह जो खाली होंगी, एक तो इंडिया सीमेंट जहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई हैं, और दूसरा एक्साइड कल ही बैन में आया था, ये अब बैन से बाहर होता हुआ, और इंडिया सीमेंट दरअसल शायद वहाँ पर पोजीशंस कूल ऑफ हुई हैं तो वो भी बैन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये आपके लिए वो बैन का अपडेट है, लेकिन मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ पर आज निफ्टी बैंक ने नीचे खींचा है मार्केट को, और निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी IT ने भी काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई है। तो निफ्टी बैंक 202 पॉइंट के नुकसान पर, निफ्टी 50 22,172 पर, 22,100 के नीचे हम कुछ समय टेस्ट होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन संभाल लिया। तो ये एक फेयरली ओके रेंज है क्लोजिंग के लिए आई गेस। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर। जहां पर आज मार्केट ने कमर तोड़ी है ट्रेडर्स की, वो निफ्टी IT है। 850 पॉइंट का नुकसान इधर बनता हुआ दिखाई दिया है, और दिन भर हमने देखा बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी क्योंकि मिड कैप्स फोकस में थे। हालांकि क्लोजिंग में मिड कैप इंडेक्स खुद 25 पॉइंट नीचे आ गया, However, small caps in control, तो वहां से स्थिति संभल गई है। 129 अंकों का इजाफा यहां देखने को मिला है। चलिए आपके लिए सेक्टोरल स्थिति पहले मैं पेश कर देती हूं, फिर स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पर बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। तो सेक्टोरली एक तो ऑयल एंड गैस ने सपोर्ट किया, FMCG में एक डिसेंट पुल बैक देखने को मिला, फार्मा काउंटर्स ठीक थे, ऑटो में भी हमने देखा हल्की सी खरीदारी, प्रेशर पॉइंट्स। और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी नेगेटिव फुटनोट पर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी एकदम फ्लैट हो रही है, और निफ्टी IT हमने देखा है सबसे ज्यादा पिटता हुआ आज नजर आया है। अब स्टॉक्स पर आते हैं जहां पर वो गहरे क्रैक्स देखने को मिले हैं। एक तो आपका इन्फोसिस जाते जाते यहाँ पर पोजीशंस और कटी हैं, टॉप लूजर के तौर पर 3.5% नीचे। LTI Mindtree
3% नीचे। इसके साथ ही विप्रो में करीब 2-2.25% की गिरावट और एचसीएल टेक भी 2% गवाकर ही जाकर टिक रहा है। टीसीएस में भी हमने देखा है करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो पूरा आईटी पैक कमजोर कड़ी थी मार्केट के लिए। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स और बैंक्स में अगर आप फोकस करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, एक्सिस जैसे काउंटर्स में हमने देखा है आज फिर से बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि कोटक ने खुद संभालने की कोशिश की है तो 1800 के आसपास का क्लोज, एक फ्लैट क्लोज है। एचडीएफसी बैंक में तेजी की पोजीशंस आई, 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। ऑन द बेल हम देख रहे हैं आयशा, एचयूएल, ओएनजीसी, टाइटन जैसे काउंटर्स जो तेजी की तरफ थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्का सा ही सही लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर क्लोज हो पाने में कामयाब रहा है। तो 22,176 पर आज का क्लोज निफ्टी 50 का आ रहा है 95 अंकों की गिरावट पर और निफ्टी बैंक 178 अंक नीचे जाकर क्लोज हो रहा है 47,600 के करीब। चलिए अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने जो कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उनके रिटर्न्स कैसे बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। तेजी में भारतीय हेक्साकॉम था, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और आईओसी। मंदी में स्पार्क रखा था नीरज ने। आशीष ने मंदी में एलटीआई माइंट्री रखा, वहाँ 3% बने लेकिन तेजी की तरफ ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, हैप्पी फोर्जिंग्स और मार्क्स इन फार्मा जैसे काउंटर्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे। चलिए तो जैसे तैसे 50 डे मार्क को अपने साथ हम सिक्योर करके ले जा रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी का बेहद ही शानदार क्लोज। अब कल रामनवमी की छुट्टी है, कहने को कन्याओं को कल खिलाया जाता है चना, पूड़ी और हलवा। बीच में हम भी फाड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है, हम भी भोग लगाएंगे और अब गुरुवार को लौट के आएंगे। क्यों हर्षिता? प्लान वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। चलिए गुरुवार को फिर सुबह मुलाकात होगी आपसे और पूरा पैनल मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।